डेवलपमेंट हुआ, लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ। तो अब्बासी कैलिफेट्स का भी डिक्लाइन शुरू कब हो गया? 9th सेंचुरी के अंत में। और 10वीं शताब्दी के अंत में उस एरिया को अजाम एक जगह है, वहां पर कई वंश शक्तिशाली हो गए। इस्लाम में क्या होता है, मोहम्मद साहब के निधन के बाद भी उनकी सत्ता को चुनौती दी गई थी। कई अलग अलग, इस्लाम में कोई एक मोनोलिथिक पावर नहीं है, अलग अलग सेक्ट्स में वो लोग डिवाइडेड हैं। और उन्होंने शुरू से, हम लोग देखते हैं कि वहां पर अलग अलग संप्रदायों में वर्चस्व के लिए संघर्ष होता है। कई बार नकली खलीफाओं और का भी हम लोग को जिक्र मिलता है। तो उस समय क्या हुआ कि जब भी कोई कैलिफेट का, जब भी कोई खलीफा का मतलब अंत होता था, तो उसकी शक्तियों को चुनौती देने के लिए अरब पेनिनसुला में नए नए शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता था। तो अजाम क्षेत्र में कई वंश, इस्लाम में अलग अलग वंश का आपस में संघर्ष होता था, और वो शक्तिशाली थे 10वीं शताब्दी के अंत में। तो हम लोग उन्होंने औपचारिक रूप से खलीफा के को एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो अपने आप में स्वतंत्र थे। जो अलग अलग मुस्लिम डायनेस्टी जो सेंट्रल एशिया में था, और उन लोगों में जब संघर्ष हो रहा था, तो हम लोग देखते हैं कि वो अपने आप में ऑटोनॉमस थे, इंडिपेंडेंट थे। सैसेनिड्स एम्पायर, जिसको हम लोग सामानी साम्राज्य कहते हैं, जिसका केंद्र ईरान था, वहां पर एक टर्क, वहां पर स्लेवरी जो है, वो इस्लाम में हमेशा स्लेवरी को एक्सेप्ट किया गया है, दासों को एक्सेप्ट किया गया है। तो स्लेवरी इस्लामिक सिविलाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। और वहां पे टर्क्स गुलाम जो थे, एक टर्क गुलाम का चर्चा मिलता है ईरान में, उसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन जो मात्र 34 साल की आयु में 956 बीसी में खुरासान एक जगह है, प्रोविंस है सेंट्रल एशिया का, वहां का वो गवर्नर नियुक्त हुआ। अलप्तगीन का नाम याद रखना, वो टर्की गुलाम था। और उसको 34 वर्ष की आयु में खुरासान का गवर्नर नियुक्त किया गया। और सामानी साम्राज्य, जो ईरान का जो सामानी साम्राज्य सैसेनिड एम्पायर था, उसके डिक्लाइन के बाद सेंट्रल एशिया में जो अलप्तगीन था, उसने अपने अंपायर को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया, अपने साम्राज्य को। 956 तो बीसी में या सर एडी में? नहीं, 956 बीसी में। तो उस सर समय तो हाँ, सेंट्रल एशिया में एक बड़ा सा एम्पायर एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे जो शक्तियां थी संघर्षरत थी। सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, समरकंद, बुखारा, ट्रांसऑक्सियाना, तो ये बड़ा रगेड माउंटेन का एरिया है। वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है बहुत दुर्गम है, बहुत सारा दर्रा है, खैबर गोलन, तो वो एरिया है, उसको ज्योग्राफिकली और जो टेरेन है वो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि मुगल से लेके सल्तनत में सारे लोगों ने उस एरिया को अपने अधीन करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कम लोगों को सफलता मिली, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर जो था, वो बड़ा ज्योग्राफिकली इम्प्रिग्नेबल था, उसको जीतना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ के जो कबीले में जो लोग रहते थे, बसे हुए थे, उन्हीं लोग को उस टेरेन का, भौगोलिक परिस्थिति का जानकारी था। तो वो जो एरिया जो था, उसमें एक गजनी नाम का एक प्लेस है, उसी को अलप्तगीन ने अपना राजधानी बनाया, अपना जो सेंटर बनाया, उसको गजनी उसको कहते हैं। इसलिए बाद में उसका नाम गजनवीड अंपायर भी पड़ा, गजनी से। गजनी वंश का एक और नाम था यामिनी। हाँ, यामिनी डायनेस्टी के नाम से भी हम लोग गजनी वंश को जानते हैं। और इस समय इनलाइटेड डेस्पोटिज्म, ये जो रूल जो हो रहा था, अर्ली जो इस्लामिक रूलर थे, वो लोग अपने को तानाशाह कहते थे, लेकिन प्रबुद्ध थे। मतलब उनका कहना था कि हम लोग टायरेंट नहीं है, हम लोग का मुख्य उद्देश्य है लोगों को का कल्याण करना। तो उसको हम लोग प्रबुद्ध तानाशाही का जो काल है, शुरू का जो काल है, कहते हैं। तो ये जो अलप्तगीन जो था, उसने टर्क गुलाम में 1700 जो टर्क गुलाम था, 1700, उसको उसने रिक्रूट किया, जिसमें से एक गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का जो पीरियड था 977 टू 999 का जो पीरियड था, वो भी एक स्लेव था, लेकिन बाद में वो अलप्तगीन का दामाद भी बन गया। उस समय क्या होता था कि स्लेवरी जो था, कई बार उसको मुक्ति भी मिल जाता था, उसको मतलब दास्ता से मुक्ति भी मिल जाती थी। तो बाद में वो उसका आपस में इस्लाम में
मैरिज का जो सिस्टम है वो अपने रिलेटिव्स में भी लोग शादी करते हैं। तो अलाउद्दीन का वो दामाद बन गया था और 977 में वो जब गद्दी पर बैठा उसने गोर, तुर्किस्तान, बामिया आदि प्रांतों को जीत लिया। ये सब जो एरिया अभी तालिबान का एरिया है। बामिया में देखे होंगे कि भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा एक स्टैचू था जिसको तालिबान वालों ने वो जो केव में बनाया गया था उसको उड़ा दिया था। तो ये जो एरिया है बड़ा आजकल वोलेटाइल एरिया है, पाकिस्तान से सटा हुआ है और हमेशा वहां पर तालिबानी जो वहाँ वार लॉर्ड्स हैं बहुत सारे लोग हैं और वहाँ का अभी भी जो पॉलिटिक्स है, पख्तून सब जो वार लॉर्ड्स हैं वो उस एरिया में रूल करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो बामिया, टर्किस्तान, सब जो गुरीद जो प्रोविंस है उसको भी उसने जीतने का प्रयास किया और शक्ति ग्रहण के बाद उसने भारत की ओर कदम उठाया। जब उसने अपने सेंट्रल एशिया में अपने कदम को मजबूत किया, जब अपने पावर को कंसोलिडेट किया सेंट्रल एशिया में ये अलाउद्दीन ने और सुबुतगीब ने, तो उन्होंने उनका फोकस किधर चला गया, इंडिया की ओर। क्योंकि पहले ही उनके जाने का जो मार्ग था वो अरब कॉन्क्वेस्ट का, जब सिंध का जब अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ तो एक तरह से जो बात की जो आक्रमणकारियों के लिए उन्होंने एक रास्ता तैयार कर दिया कि अब हम लोग भारत में किस मार्ग से अटैक कर सकते हैं, स्थल मार्ग या जल मार्ग। तो दोनों के ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल था। तो जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है वो शुरू से एक तरह से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था। पंजाब जो है प्रोविंस उससे जुड़ा हुआ था, जो मॉडर्न पंजाब है। तो ये लाहौर जो है वो भी पंजाब का ही पार्ट था। तो हम लोग देखते हैं कि भारत कि वो लोग पंजाब की तरफ से नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की ओर से आए और सबसे पहले उन्होंने उत्तर पश्चिम में उस समय हिंदू शाही डायनेस्टी का रूल हो रहा था। एक डायनेस्टी जो इंडियन डायनेस्टी रूल कर रही थी उसका हिंदू शाही डायनेस्टी था और इसका एक कॉमन फ्रंटियर था जो अफगानिस्तान के साथ इनका जो ये सीमा था ये उसके आसपास ये जो था। और हिंदू कुश जो पर्वतमाला है बहुत दिनों तक भारत का साइंटिफिक फ्रंटियर माना जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर माना जाता था। यहाँ पर दोनों की सीमाएं मिलती थी और एक विभाजक रेखा थी। काबुल जो है वो भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। तो गजनी और हिंदू शाही जो डायनेस्टी थी दोनों की सीमाएं आपस में टकराने लगी और इसके अवश्यंभावी ये था, इसको अनएवॉइडेबल था कि दो एक एमर्जिंग पावर था इस एरिया में। और हिंदू शाही जो डायनेस्टी दोनों का संसार था वो इनएविटेबल हो गया था। तो 987 में सुबुतगी ने प्रथम बार भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया। हम लोग को फर्स्ट इंस्टेंस मिलता है सुबुतगीन के अटैक का 987 में। उस समय हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर का नाम था जयपाल। जयपाल जो था वो हिंदू शाही वंश का शासक था और उसकी जो सीमाएं जो थी पंजाब में सरहिंद से लगमान जो जलालाबाद जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है वहां पर तक वो था। इसके अलावा कश्मीर और मुल्तान तक हिंदू शाही डायनेस्टी की जो सीमाएं थी वो विस्तृत थी। तो उनकी अलग अलग राजधानियां थी। 3 राजधानियों का हम लोग को रेफरेंस मिलता है, ओड, लाहौर और तीसरा जो है भटिंडा। भटिंडा भी पंजाब का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है अभी भी। लाहौर, भटिंडा और ओड 3 कैपिटल था हिंदू शाही डायनेस्टी का। तो सुबुतगीन ने कई किलों और नगरों को कॉन्क्वेस्ट किया, जीतने का प्रयास किया। सुबुतगीन जो गजनी से आया था उसने बहुत सारे फोर्ट्स को जीतने का प्रयास किया, बहुत सारे नगरों को जीतने का प्रयास किया। 991 में जयपाल ने पराजय के बाद, जयपाल जो था वो कई बार उसका डिफीट भी हुआ। पराजय के बाद उसने क्या किया कि एक कॉन्फेडरेशन बनाया, 3 राजाओं का कॉन्फेडरेशन बनाया, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के शासक। कन्नौज का तुम लोग को बताया थे मखौरी और पुष्यभूति वंश के शासकों के समय में कन्नौज और थानेश्वर
दो इम्पोर्टेंट सेंटर था, अजमेर और कालिंजर। अजमेर राजस्थान में स्थित है, कालिंजर जो है वो जो आधुनिक मध्य प्रदेश के पास का वो हिस्सा है। तो वो वहाँ का फोर्टिफिकेशन शुरू से ही इम्पोर्टेंट रहा है। और वहाँ के रूलर्स उसने यह महसूस कर लिया कि हम अकेले सुबुकीन की सेनाओं का हम लोग मतलब ये झेल नहीं सकते हैं। इसके लिए उसने तीन रूलर्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया, क्योंकि उसने संघ संघ में ही शक्ति होती है, इस चीज को उसने समझ लिया। और लगमान के पास दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। दोनों सेनाओं मतलब जयपाल का जो एक संयुक्त सेना था और उस सबुद्दीन की जो आर्मी थी, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। और एक प्रिंस के रूप में इस युद्ध में महमूद गजनी ने भी पार्टिसिपेट किया था। वो सुबुद्दीन का पुत्र था और एक शहजादे के रूप में उसने इस युद्ध में भाग लिया था। और अपनी मृत्यु के पूर्व सुबुद्दीन का जब डेथ हुआ, उसके पहले ही उसने अपना पूरा अफगानिस्तान का जो एरिया था, खुरासान, बल्ख और भारत में जो साउथ वेस्टर्न जो है, नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर एरिया था, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसका एक्सपेंशन हो चुका था। उसने बल्ख, बुखारा, खुरासान और अफगानिस्तान को अपने साम्राज्य में, तो सुबुद्दीन के समय में व्यापक विस्तार हो चुका था गजनवीड अंपायर का। 997 में सुबुद्दीन की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुबुद्दीन के दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। दो पुत्र कौन कौन थे उनके? महमूद और इस्माइल। महमूद गजनवी जिसको जानते हैं हम लोग बाद में, और उसका एक छोटा एक भाई भी था, उसका नाम था इस्माइल। तो वो उसका छोटा भाई था वो। तो सुबुद्दीन को ज्यादा लगाव अपने छोटे पुत्र इस्माइल से अधिक स्नेह था, क्योंकि अपने मरने के पूर्व उसने इस्माइल को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, गजनवी को उसने नहीं किया था। लेकिन ये टॉलरेट नहीं हुआ महमूद गजनी को, यह सहन नहीं हुआ। उसने इस्माइल को कहा कि हम आपको गजनी का जो प्रोविंस है वो देते हैं, और अपने स्टेट को डिवाइड करने का एक प्रपोजल रखा कि हम एक सर्टेन एरिया देते हैं बल्ख और गजनी का। लेकिन इस्माइल जो है अपने बड़े भाई के प्रपोजल से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और उसने कहा कि नहीं। अंत में युद्ध की संभावना उत्पन्न हुई। उस समय क्या हुआ था कि इस्लाम में हम हमेशा देखते हैं कि उत्तराधिकार के लिए वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू से होते रहा है, चाहे वो औरंगजेब के समय हो या फिर हुमायूं के भाइयों में हो। तो इस्लाम में यह परंपरा रही है, कोई मतलब सक्सेशन का नहीं है। तो ये उस समय भी इस परंपरा का निर्वाह किया गया और दोनों में संघर्ष हुआ। इस युद्ध में महमूद ने इस्माइल को परास्त कर दिया, इस्माइल का डिफीट हुआ और उसको बंदी बना लिया। गजनी का जो जन्म हुआ था 1 नवंबर 1971 में ईस्वी में हुआ था, और उसकी माँ जो थी गजनी के पास जबुलिस्तान एक जगह है, तो वो उसकी माँ बहुत एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और वो एक धनवान परिवार से आती थी। तो गजनी के पास उसका जबुली का महमूद भी उसको टाइटल एक दिया जाता है, क्योंकि उसकी माँ जो थी जबुलिस्तान की प्रिंसेस थी। तो वो 27 साल के एज में, 27 ईयर के एज में वो रूलर बना। वो अपने फादर के अंपायर का रूलर कब बना? 27 ईयर के एज में। और वो अपने पिता के राज का स्वामी बना। उसको अजाम का प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है, उस एरिया को अजाम कहा जाता है, प्रोविंस को। और तारीखे गुजीदा के अनुसार सिस्तान का राजा, उस समय एक बगल का एक प्रोविंस था सिस्तान, जिसके रूलर खल्फ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की पदवी धारण की। जो पहली बार वो अपने को सुल्तान महमूद गजनी कहा, उसके पहले उसका एक अचीवमेंट हुआ, उसने एक रूलर को हराया, उसका नाम था खल्फ बिन अहमद, जो कि सिस्तान का रूलर था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वो पहला ऐसा शासक था। और बगदाद का जो खलीफा था उसने उसको सुल्तान के रूप में मान्यता दी। उस समय जो खलीफा था उसका नाम था अल कादिर बिल्ला। उसने इन प्रदेशों का जो अधिकार है उसको सौंप दिया और उसके नाम से खुतबा जारी हुआ। हर फ्राइडे को जो खुतबा पढ़ा जाता है उसके नाम से
खलीफा के नाम से, उसके नाम से उसको एड्रेस करने का पावर दिया गया। ये कैलिफेट के द्वारा दिया जाता है कि कोई आदमी खलीफा के नाम से खुतबा पढ़ेगा तो इसको रॉयल इन्वेस्टिचर कहा जाता था। और ये जो था इस्लाम का जो रिलीजियस हेड कैलिफ होता था वो देता था। तो अब उसके समस्त राज्य में उसके नाम से खुतबा पढ़ा जाने लगा। और मध्य एशिया में गजनवी राज एक नए साम्राज्यवादी आंदोलन का केंद्र बन गया। एक इंपीरियलिस्ट मूवमेंट चला जिसका सेंट्रल एशिया में गजनवी स्टेट बन गया। और गजनवी और लाहौर ये दो इम्पोर्टेंट सेंटर थे गजनवीड एम्पायर का। गजनी एक जगह था और एक लाहौर था। गजनी सेंट्रल एशिया में लोकेट था और लाहौर जो पंजाब का जो हिस्सा था भारत का वहां पर लोकेटेड था। और वो एडमिनिस्ट्रेशन के दो इम्पोर्टेंट सेंटर बन गए। अब क्या होने लगा इससे कि धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष उसने शपथ ली कि हम प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण किया। टोटल 17 अटैक हुआ, भारत पर आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य के बारे में विद्वानों में शुरू से एक रूपता नहीं रही है, मतभेद रहा है। तो हमें आक्रमण के उद्देश्यों को जब व्याख्या करते हैं तो भिन्न भिन्न मतों को जानने का प्रयास करना चाहिए। और क्यों है तो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी इंडिया में शुरू से रहा है। जो हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिक इतिहास लेखन में क्या होता है कि जो इतिहासकार जो हैं वो सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। हम लोग देखते हैं कि मेडिवल इंडिया का जितना सारा हिस्ट्री का जो टेक्स्ट बुक लिखा गया है उसमें दो अलग अलग स्कूल्स का रिफ्लेक्शन मिलता है। शुरू में हम लोग देखते होंगे कि कुछ जो हिस्टोरियंस जो थे, मुस्लिम हिस्टोरियंस जो थे, उसमें IH कुरैशी, इब्न हसन, इन सब का जो नाम है रेफरेंस मिलता है। उन लोगों ने अपने अपने धर्म के जो योद्धा थे उनकी उपलब्धियों का ज्यादा बढ़ चढ़ कर बखान किया है। और दूसरी तरफ से सो कॉल्ड हिंदू हिस्टोरियंस जो थे, जिसको हम लोग नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कभी कहते हैं, जदुनाथ सरकार, आरसी मजुमदार, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, KS लाल, इन लोगों ने जो मुस्लिम शासकों को एक खास फ्रेमवर्क में सिचुएट करने का प्रयास किया है, उनको धर्मान दिखाने का प्रयास किया है। और उन्होंने दिखाया है कि वो विध्वंसकारी थे, मंदिरों को तोड़ने वाले थे। तो इस तरह के जो ऐतिहासिक पूर्वाग्रह हैं, कई बार ऐतिहासिक लेखन के ऑब्जेक्टिविटी महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पे क्यों आक्रमण किया था? वो बाद में हम बताएंगे। अभी तो जब उसके आक्रमण अभी तो बीच में बता रहे हैं कि उसके आक्रमण के उद्देश्य क्या देखते सर होंगे। फिलहाल वो गनी कहाँ पे है सर? ट्राइबल वहां पे वारलॉर्ड अभी नहीं है, वो अभी वोलेटाइल एरिया है सारा। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो उद्देश्य है उसमें महमूद को इस्लाम का योद्धा माना गया है, होली वॉरियर। इस्लाम में एक जिहाद का कॉन्सेप्ट भी है, धर्म युद्ध का। और उसमें ये था उद्देश्य का कि इस्लाम का विस्तार अलग अलग प्रदेशों में किया जाए। और क्रूसेड्स में जो होली वॉरियर्स थे उसका हम लोग को रेफरेंस मिलता है कि जो इस्लाम के लिए जो मर मिटते थे उनको जन्नत नसीब होगा। इस तरह का था कि धार्मिक कट्टरता का जो उसे कहा जाता है कि उसने एक स्कूल मानता है कि जो मोहम्मद गजनी था वो रिलीजियस जिलॉट था, मतलब फैनेटिक रूलर था। और उसने एक रिलीजियस डॉगमेटिज्म का परिचय दिया, उसने नरसंहार किया भारत में। तो महमूद गजनवी का ये जो मूल्यांकन है धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है और यह सांप्रदायिक इतिहास लेखन का एक परिचायक है। तो सर्वप्रथम मुस्लिम इतिहासकार जो थे उस समय के, जो मुस्लिम हिस्टोरियंस थे, उसने महमूद गजनवी को पोर्ट्रे किया है कि वो धर्म योद्धा के रूप में उसको चित्रित किया है, जिसका अनुकरण बाद के राजाओं उसने कहा कि ये जो महमूद गजनवी है उसने इस्लाम के एक्सपेंशन के लिए इंडिया पे 17 अटैक्स किया। और उसका अनुसरण बाद के जो इस्लामिक जो राजा हैं, रूलर्स हैं, उनको अनुसरण करना चाहिए, वो प्रेरणा स्रोत है। तो तारीख यामिनी की रचना एक इतिहासकार
उतबी उतबी का नाम सुने होंगे। उसने किताब की रचना की है तारीख यामनी। इसमें महमूद गजनी के बारे में बहुत चित्रण किया गया है, उसके आक्रमण के बारे में लिखा गया है, उसके व्यक्तित्व की चर्चा की गई है। तो उसका जो मुस्लिम हिस्टोरियंस थे उनका जो रेफरेंस पॉइंट था वो उतबी का जो किताब था तारीख यामनी। और उतबी ने महमूद गजनवी के आक्रमण को एक संज्ञा दी है जिहाद की, कि वो एक जिहाद है, होली वार है। और इसके आक्रमण का उस उतबी के अनुसार महमूद के आक्रमण का उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार और बुत परस्ती को समाप्त करना। इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, आइडल वर्शिप का। और भारत का इमेज था मूर्ति पूजक के रूप में। लोग जानते थे इस्लामिक सोसाइटी के लोग कि भारत में बुत परस्ती होती है, लोग बहुत सारे देवी देवता हैं जिसको पत्थर की मूर्ति के बना गया। तो उसकी जो छवि जो थी महमूद गजनवी की मूर्ति भंजक के रूप में, कि वो मूर्ति को तोड़ने वाला है, आइकोनोक्लास्ट है। और भारत की जो छवि थी वो आइडल वर्शिप करने वाले एक देश की। तो दोनों का जो एक रिलीजियस डिवाइड था, दोनों का जो अप्रोच था, तो इसलिए जो मुस्लिम हिस्टोरियंस ने महमूद गजनवी के अटैक को धर्म युद्ध के रूप में पोर्ट्रे किया है, कि वो धर्म का योद्धा था। और उसको समर्थन दिया है अंग्रेज इतिहासकार। जो उस समय क्या था कि शुरू में जब इतिहास लेखन हो रहा था कॉलोनियल पीरियड में, तो बहुत सारे जो इतिहासकार थे वो औपनिवेशिक इतिहासकार थे, जिसमें विंसेंट स्मिथ का भी नाम बहुत फेमस है, जो कि एक आईसीएस ऑफिसर था इंडियन सिविल सर्विस का। उसने कहा कि ये जो महमूद गजनवी है एक डाकू है, प्लंडरर है, इसका जो उद्देश्य है वो लुटेरा है, लुटने के लिए आया था। और उसी तरह से दो और हिस्टोरियंस थे, एडवर्ड गिबन और सीबी वैद्य, जो कि मतलब गजनवी को उसी श्रेणी में रखते थे। वो कहते थे कि ये जो गजनवी जो है ये भी प्लंडरर है, मतलब वो पोर्ट्रे किए थे। लेकिन जो आधुनिक इतिहास लेखन, जब मार्क्सवादी इतिहास लेखन का प्रादुर्भाव हुआ, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक फेमस प्रोफेसर थे मोहम्मद हबीब, जो इरफान हबीब के फादर थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और उन्होंने फिर वो एक सेक्युलर अप्रोच को अपनाया। वो भले ही वो एक मुस्लिम हिस्टोरियन थे, मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कहा कि जो महमूद गजनी है उसने गजनी का जो सिंहासन जो प्राप्त किया था, वहां पर उसको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी अपने भाई से उत्तराधिकार के लिए। तो उसका मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में लोकप्रियता प्राप्त करना। वो भारत में लोकप्रिय नहीं होना चाहता था, वो सेंट्रल एशिया में अपने को एक एबल इस्लामिक रूलर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता था, कि जो इस्लाम के प्रसार के लिए डेडिकेटेड था। इसलिए उसने भारत पे हर साल आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं रहूंगा हर साल। वो तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि हर एक दो साल पर वो अटैक करते रहता था। तो वो अपना पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता था सेंट्रल एशिया में। जब अलग अलग जो फैक्शन पॉलिटिक्स हो रहा था इस्लाम में, उस एरिया में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो अलग अलग इस्लामिक शक्तियां आपस में लड़ रही थी, तो उसने गजनी में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए, ऐसा मानना मोहम्मद हबीब का है कि वो सेंट्रल एशिया का पॉलिटिक्स ही उसके इन्वेजन के मोटिव्स को गाइड कर रहा था। वो इंडिया के जियो पॉलिटिकल सिनेरियो से गाइडेड नहीं हो रहा था। उसका कभी भी ये उद्देश्य नहीं था कि भारत में एक अस्थायी साम्राज्य की स्थापना हो। वो उस धन का उपयोग मध्य एशिया में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने में करना चाहता था। और इसीलिए उसने अपने अभियानों को एक धार्मिक स्वरूप प्रदान किया, जानबूझ करके उसने अपने को एक धर्मांध रूलर के रूप में प्रोजेक्ट किया। तो उसको महमूद प्रोफेसर हबीब कहते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमण को धर्म युद्ध कहना एक बुनियादी भूल होगी। इन अभियानों के पीछे जो मुख्य लक्ष्य था धन की प्राप्ति, वेल्थ, जो यहाँ के टेम्पल्स में वेल्थ जो लोकेटेड थे उसी को वो लूटना चाहता था, जिसका उपयोग वो एक विशाल आर्मी के निर्माण में उसका वो उपयोग करना चाहता था। तो वो जानता था कि प्राचीन काल से ही भारत के जो मंदिर हैं, टेम्पल इकोनॉमी के बारे में वो पढ़ रखा था। यहाँ के जो मंदिर हैं दक्षिण भारत के या उत्तर भारत के मंदिर, उसमें बहुत चढ़ावा चढ़ता है, तीर्थयात्री आते हैं, सोने चांदी वो देते हैं। तो उसका एक रोल है
और वो टेम्पल चोल एम्पायर में तुम लोग पढ़े होंगे कि जो मंदिर जो थे वो सत्ता के केंद्र थे। वो कई बार राजनीति संगम काल में भी तुम लोग देखते होंगे कि मंदिरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो भारत में हिंदू के जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के जो केंद्र थे वो यहाँ के मंदिर थे। और मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि उसके द्वारा बहुत सारी गतिविधियां संचालित की जाती थी। देवदासी प्रथा के बारे में भी पढ़े थे। तो हम लोग देखते हैं कि वो अपने मुस्लिम भाइयों की सहानुभूति बटोरने के लिए महमूद गजनी ने यहाँ के मंदिरों को तहस नहस किया। वो अपने का इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी था कि वो मंदिर का जो डिस्ट्रक्शन कर रहा था, वहां पर झंडों मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाना, या फिर क्रेसेंट को चिन्ह के रूप में लाल झंडे को हटाना। तुम लोग को बताए थे गजनी का जब वो ये सिंध पर जब आक्रमण हुआ तो मुल्तान के सूर्य मंदिर पे लाल झंडे को हटाकर वहां पर इस्लामिक चंद्राकार जो था क्रेसेंट को बनाया गया। इसके पीछे बहुत सारा एक मैसेज भी लोगों के हृदय में, वो टेरर भी वो फैलाना चाहते थे और साथ साथ पॉपुलैरिटी भी गेन करना चाहते थे। हबीब के एक सहयोगी का नाम था खलीक अहमद निजामी। हबीब एंड निजामी अलीगढ़ स्कूल के फाउंडर थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिवल इंडिया का जो हिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं दो व्यक्तियों को जाता है, हबीब एंड निजामी। सर आईसीएस ऑफिसर कौन था? आईसीएस ऑफिसर का नाम विंसेंट स्मिथ था। उस समय क्या था कि बहुत सारे आईसीएस ऑफिसर्स जो थे वो हिस्ट्री का किताब भी लिखते थे। इसमें टी रॉबर्ट्स या विंसेंट स्मिथ, इस सबका जो एल्फिस्टन है, ये लोग बाय प्रोफेशन आईसीएस अफसर थे, लेकिन उन्होंने इतिहास लेखन का भी काम किया। जैसे ग्रियर्सन मधुबनी का एसडीओ था, उसने मैथिली भाषा पर बहुत ज्यादा काम किया। उसने बहुत सारा किताब लिखा है मिथिला के बारे में। वो भी एक आईसीएस ऑफिसर था और वो मधुबनी का एसडीओ था। तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने इलियट एंड डॉसन, उसने 8 वॉल्यूम में इस्लामिक हिस्ट्री का किताब लिखा है। बहुत सारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग पर्शियन का भी उनको जानकारी था। जो आईसीएस ऑफिसर्स थे वो लोग इतना पढ़ने लिखने के शौकीन थे कि वो भारतीय भाषाओं का भी अध्ययन करते थे, संस्कृत, फारसी। तो हम लोग तुम लोग पढ़े होंगे ओरिएंटलिस्ट लोग के बारे में, उसमें तो इसकी चर्चा नहीं करना है। निजामी के अनुसार उसने हिंदू राजाओं को ही उसने तंग नहीं किया। उसने अपने क्षेत्र में ईरान और एशिया के जो क्षेत्र में, मध्य एशिया के क्षेत्र में उसने इस्लामिक राजाओं पर भी अत्याचार किया। तो इस तरह से इसको ब्रांड कर देना कि वो सिर्फ इस्लाम का फॉलोअर था, तो उसका वो एक इंपीरियलिस्ट था, साम्राज्यवादी। उसका मुख्य उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसके लिए उसको धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने भारत को अपने आक्रमण का केंद्र बनाया। वो अपने लूटे हुए धन से अपने सैनिक संगठन को मजबूत किया। वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को बनाया, एक बहुत बड़ा सैन्य संगठन को बनाया। और जो उसके कॉम्पिटिटर थे सेंट्रल एशिया में, जिन शक्तियों से उसको विरोध का सामना करना पड़ रहा था, जो उनकी शक्तियों के आधिपत्य को चुनौती दे रहे थे, उस पर उसने अपने अग्रता प्राप्त करने के लिए भारत से लूटे गए धन का उसने उपयोग किया। महमूद गजनवी भारत में जब भी अटैक करता था उसके बाद वो उस धन से मध्य एशिया में युद्ध लड़ता था। पहले भारत पे अटैक करता था, भारत से तुरंत वापस लौटता था धन लेकर, और फिर सेंट्रल एशिया में वो उत्पात मचाता था। जो उसके विरोधी थे उसके साथ वो संघर्ष करता था, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसके खजाना में भारत से लूटे गए धन आ जाते थे। उससे वो एक अपने सैन्य संगठन को मजबूत करता था और उस प्राप्त धन का उपयोग वो अपने मध्य एशिया के अभियानों में करता था। उसने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों की भी नियुक्ति की, भर्ती की, जो रिक्रूटमेंट कर रहा था जाट सैनिकों का। जो उस एरिया में, जो सिंध एरिया में तुम लोग को बताए थे, इंडियन सोल्जर्स था, बौद्धों का भी उसको सहयोग मिला था। लेकिन वो तो बौद्ध तो अहिंसा प्रेमी थे, वो उनका एक तरह से सहानुभूति था। और हाथियों,
एलिफेंट्स का भी उसने यूज किया। अरब लोग घोड़े के प्रयोग में बहुत कुशल थे। अरेबिक नस्ल के घोड़े की वजह से उनका विक्ट्री हुआ था इंडिया में। लेकिन इंडियन एलिफेंट्स का यूज करना उन्होंने भारतीयों से सीखा था। हिंदू शाही में जब जयपाल और आनंद पाल ने हाथियों का आक्रमण का यूज कर रहे थे, तो हाथियों को भी वो लूटे हुए धन में वो शामिल किए हुए था। वो मानता था कि जो हाथी भी वो अपने साथ वो ले जाता था, और वो अपने हमले का जो धन जो था उसका कोई अस्थाई राज्य बनाने का लक्ष्य नहीं था। वो परमानेंट रूल करने इंडिया में कभी भी उसका मोटिव नहीं था कि यहाँ पर शासकों को जीत कर वहां पर रहे और शासन करे। वो इंडिया का जो क्लाइमेट था कभी उनको भाता नहीं था। तुम लोग देखते होगे बाबर भी जो था सेंट्रल एशिया में फरगना से आया था, और हमेशा उसको लगाव अपने जन्मभूमि से लगा रहा। जितने सारे मुगल रूलर्स थे बार बार, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया का जो क्लाइमेट है वहाँ अलग अलग फ्रूट्स का उत्पादन होता है, और वहां से वो बगीचा को लोग लगवाया था भारत में। तुम लोग देखते होंगे तो वो लोग का जो एंसेस्टर्स जो थे उनका तो इसलिए उनका हमेशा अटैचमेंट रहा। तुम लोग देखे कि शाहजहां ने भी कई बार बल्ख बुखारा ये जो प्रोविंस था नॉर्थ वेस्ट का, उस पर उसने अभियान चलाया था। और वहां पर भी जो औरंगजेब की भी नियुक्ति की गई थी काबुल में, तो जो मुगल प्रिंसेस थे उनको भेजा जाता था। लेकिन वहां का जो क्लाइमेट था बहुत ठंडा क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, और इंडियन क्लाइमेट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो भारतीय लोग वहाँ पर जो राजकुमार थे, जब उनकी नियुक्ति वहाँ की जाती थी मुगल, तो वो जाना नहीं चाहते थे। तो उसके पीछे हम लोग देखते हैं कि वो हमेशा स्थायी राज्य बनाने का लक्ष्य नहीं रखा, और लगातार वो गजनी लौटते रहा। मोहम्मद हबीब ने यह सही लिखा है कि इस्लामी कानून में कोई सिद्धांत नहीं है ऐसा जो मोहम्मद गजनी के आक्रमण को उचित ठहरा है। इस्लाम में ये कभी नहीं कहा जाता है कि आप लूट मार मचाइए, हत्या कीजिए निर्देशों का। वो तो ये लोग इस्लाम को गलत तरीके से कुछ लोग जो रूलर्स थे कुरान का जो टीचिंग्स है उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, और अपने विनाश और विध्वंस को एक धार्मिक रूप देने का प्रयास करते हैं। तो वो एक चालाक राजनीतिक था, क्लेवर पॉलिटिशियन। वो जानता था कि लोग जो थे उस समय धर्मांता बहुत फैली हुई थी, लोग धार्मिक कट्टरपन बहुत ज्यादा था, और इसीलिए उसने अपने को एक रिलीजियस वॉरियर के रूप में, धर्म योद्धा के रूप में प्रोजेक्ट किया, जिससे कि लोगों की इसकी सहानुभूति मिलती। उसने पंजाब के कभी संपन्न राज्यों को तो उसने खलीफा से जो प्राप्त जो स्वीकृति पत्र मिला था उसके द्वारा उसने इस्लामिक शक्तियों को संगठित कर आक्रमण किया। तो उसको अलग अलग इस्लामिक शक्तियों का समर्थन मिला। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि उसके जो अटैक्स के बारे में, प्रमुख अभियानों के बारे में। 1000 ईस्वी में हुआ था, 1000 ईस्वी में हुआ था। उस समय हिंदू शाही का जो स्टेट का रोल था उस एरिया में, उसने हिंदू शाही राजा को पराजित किया और सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। पहला अटैक 1000 ईस्वी में हुआ, फिर वापस लौट गया। फिर अगले साल वो 1001-2 के दौरान उसने पेशावर और वैहिंद पर आक्रमण किया। उस समय हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर का नाम था जयपाल, वो पराजित हुआ, और पराजय के बाद उसने 25 हाथी और 2,50,000 दिनार अपने उसको देना पड़ा जयपाल को। उसके बाद उसने जयपाल को मुक्त किया। तीसरा जो आक्रमण था 1004 ईस्वी में उसने बजरा पर किया। बजरा एक जगह है, इसमें उसने एक जो रूलर था, बजरा का जो रूलर था, उसने जयपाल की सहायता की थी, और इस युद्ध में वो पराजित हुआ। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। उस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था दाऊद। वो मुसलमानों का एक संप्रदाय है कर्मिता संप्रदाय, उसका वो उससे संबंधित था। और आनंद पाल, उस समय जयपाल के बाद उसका पुत्र जो था आनंद पाल, वो शासक बना। इसमें भी उसकी पराजय हुई। उसके बाद उसने मुल्तान पर भी गजनवी का अधिकार हो गया। मुल्तान अभी पाकिस्तान में है, और यहाँ पर आनंद पाल की मृत्यु के बाद सुखपाल को उसने अपना शासक नियुक्त किया। पांचवा आक्रमण जो था उसने सुखपाल को दंड देने के लिए किया। सुखपाल ने क्या किया था कि
शुरू में उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, बाद में उसने इस्लाम धर्म को त्याग कर दिया। छठा जो आक्रमण था वो आनंद पाल के विरुद्ध था, जो कि तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग आक्रमण किया। उसके बाद से जो हम लोग को छठा जो आक्रमण था महमूद ने भटिया के शासक के विरुद्ध किया था, और उसने धीरे धीरे ग्वालियर के शासक को भी पराजित किया, परमार शासकों को भी पराजित किया। कछवा हर 1-2 साल के बाद वो अटैक कर रहा था। सातवां आक्रमण उसने कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर नगर कोट पर किया और वहां के मंदिरों को लूटा, इससे उसको अपार संपत्ति मिली। आठवां आक्रमण उसने 1010 ईस्वी में महमूद गजनी ने मुल्तान पर दोबारा किया, और नौवां जो आक्रमण था महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर किया, और वहां के चक्र स्वामी मंदिर को उसने लूटने का प्रयास किया। 10वां आक्रमण उसने त्रिलोचन पाल जो रूलर था उसके विरुद्ध किया। वो त्रिलोचन जो पाल जो था वो आनंद पाल का पुत्र था, और वो उस त्रिलोचन पाल का पुत्र भीमपाल था, उसने भी उसकी सहायता की। लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण अटैक था वो जो था सोमनाथ पर, जो था सोमनाथ का रूलर उस समय भीमदेव जो था, उसने उसके आक्रमण का प्रतिकार नहीं किया, वो भाग गया। और इस सोमनाथ के आक्रमण के बाद उसको अपार धन संपदा मिली। इसके अलावा उसने 14वां जो आक्रमण था उसने चंदेल राजाओं पर अटैक किया था। 12वां आक्रमण उसने कन्नौज पे किया था। तो जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स था उस समय इंडिया पे, उस पर उसको उसने फोकस किया। और 17वां और अंतिम आक्रमण उसने जाटो और खोखर पे किया। खोखर एक ट्राइब था पंजाब का, और जाट्स जो था एग्रीकल्चरल ट्राइब्स था, जो कि बहुत परेशान कर रहा था गजनवी को पंजाब में आधिपत्य स्थापित करने के लिए। अंत में हम लोग चर्चा करेंगे महमूद गजनी के आक्रमणों के परिणाम क्या हुए। इस चीज को ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है कि उसका उसका परिणाम का क्या क्या हुआ। महमूद गजनवी के परिणाम को हम लोग बहुत ध्यान से उसका मूल्यांकन करेंगे। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों परिणाम हुआ। कोई भी आक्रमण होता है तो उसका कुछ परिणाम जरूर होता है। राजनीतिक क्षेत्र में इसका क्या परिणाम हुआ? राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रत्यक्ष परिणाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं हुआ। महमूद गजनवी ने तो परमानेंट रूल करने के उद्देश्य से भारत में कभी भी उसका उद्देश्य नहीं था कि भारत में कोई एक परमानेंट अंपायर का क्रिएशन किया जाए, ये नहीं था। न ही भारत में कोई अस्थायी राज्य बनाने का प्रयास किया। हर अभियान के बाद वो गजनी वापस लौट जाता था, और उसने भारत में जीते हुए प्रदेशों को कभी भी अपने राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं किया। वो हमेशा उसका मुख्य उद्देश्य था लूट कर धन लूट लो, और वहां पर एक अपना उस विजित प्रदेशों को के प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उसने समुचित ध्यान नहीं दिया। वो एक अपना एक रूलर अपॉइंट कर देता था, लेकिन उस समय जो भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति के क्षेत्र में भी महमूद गजनी के अटैक ने बहुत प्रभावित किया। इस आक्रमणों के द्वारा पहली बार भारत में टर्क्स लोग का जो जब हम लोग सल्तनत का जो हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश का जब शासन हुआ, उसके मार्ग को प्रशस्त इसने ही गजनवी ने किया। गजनी के बाद गोरी का आक्रमण हुआ, और धीरे धीरे गोरी जो था गजनी से इस मामले में डिफरेंट था कि वो उसने भारत में परमानेंट रूल एस्टेब्लिश करने का प्रोसेस किया। गजनी और गोर दो आसपास का प्रोविंस है, लेकिन महमूद गोरी जो था उसने परमानेंट रूल को स्टैब्लिश किया। अब जो है, लेकिन इस आक्रमण के बाद भारत का जो सीमांत प्रदेश था, नॉर्थ वेस्टर्न जो सीमा जो था वो सुरक्षित नहीं हो गया, और धीरे धीरे आक्रमणकारी का उसने मार्ग को प्रशस्त कर दिया। अब लगातार भारत पर विदेशी मुस्लिम आक्रमण होने लगे। मोहम्मद गजनी के बाद गोरी का अटैक हुआ, उसके बाद टर्क्स लोग का आने का हुआ, फिर मुगल्स का हुआ। तो उनका जो आने का जो पैसेज था वही उसी रास्ते से वो लोग अटैक करते थे। इसके आर्थिक परिणाम बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इसका आर्थिक परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का जो धन का उपयोग उसने सेंट्रल एशिया में महमूद गजनी ने अपने अंपायर को बनाने में किया। उसने अपने राज्य के सौंदर्यीकरण के लिए भी इसका उपयोग किया। उसने गजनी में सुंदर सुंदर मस्जिदों का निर्माण किया, अपनी राजधानी को सुंदर और समृद्ध बनाया। तो भारत का जो धन था वो गजनवी
गजनवीड एम्पायर के ब्यूटिफिकेशन में किया गया। इसके जो सैनिक परिणाम थे वो भी महत्वपूर्ण थे। आप लोगों को बता चुके हैं कि हाथी के उपयोग की जो जानकारी हुई, उपयोगिता का जो ज्ञान हुआ, वो हाथी का, क्योंकि तुम लोग देखे होंगे साइमन डिग्बी का एक आर्टिकल है, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे साइमन डिग्बी। उन्होंने लिखा है एक आर्टिकल, वार हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स। उसमें उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि राजपूतों या भारतीयों की पराजय क्यों हुई। तुर्क आक्रमण जब हुआ या जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीयों, उसमें एक फैक्टर है, स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी है कि वार हॉर्सेज और एलिफेंट्स का जो यूज जो है वो टर्क्स लोग या जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो लोग ज्यादा अच्छे ढंग से किए थे। उनको फायर आर्म्स का भी नॉलेज था, आग्नेयास्त्र का भी वो यूज करते थे। और इसी वजह से जो भारत की जो पैदल सेना थी, और वो कई बार उसमें भगदड़ मच जाता था। दाहिर भी जो तुम लोग पढ़े होंगे, शुरू में युद्ध जीत रहा था, जब एक तीर आकर लगा तो वो हाथी से गिर गया और उसके सैनिकों का उत्साह खत्म हो गया। उसी तरह से अकबर और हेमू में जब युद्ध हो रहा था तो शुरू में हेमू विजयी हो रहा था, और एक तीर लगने के बाद हेमू की जो अफगान सेना में भगदड़ मच गई। तो हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल एशिया में जो उन लोग का जो वॉर टेक्निक था, अभी जो हिस्ट्री जो लिखा जा रहा है उसमें ये भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है वॉरफेयर के बारे में। डर्क कॉल्फ, साइमन डिग्बी, जोस गोमन्स, उन लोगों ने कहा है कि उस उनका जो टेक्नोलॉजी था, हॉर्स टेक्नोलॉजी जो था या फायर आर्म्स का, वो ज्यादा उन्नत था, जिसके वजह से उन्होंने हाथियों का उपयोग किया। तो गजनवी के आक्रमण का एक सांस्कृतिक पहलू भी था। इसके वजह से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, सिर्फ युद्ध ही नहीं हुआ। जब दो ये सभ्यताएं या जो आपस में संपर्क में आती हैं तो उसका दूरगामी परिणाम भी होता है, उसका बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज भी होता है। अप्रत्यक्ष रूप से महमूद के आक्रमण में इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच में एक कल्चरल मतलब आपस में संपर्क हुआ, कल्चरल कांटेक्ट हुआ। और इसमें महमूद के आक्रमणों ने बहुत योगदान दिया। एक कल्चरल ब्रिज के रूप में देखते हैं कि महमूद का जो दरबार था उसमें विद्वानों और कलाकारों को भी संरक्षण प्रदान किया। बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे, लर्नेड स्कॉलर्स थे, उसमें सबसे जो संरक्षण पाने वाला महत्वपूर्ण विद्वान था वो अल बरूनी था, जिसने तहकीकाते हिंद या किताबुल हिंद की रचना की। उस वो बहुत बड़ा वो जानकार था। उसने कई बार उसके साथ यात्रा की थी, उसको भारतीय दर्शन का उसने गहन अध्ययन किया। इसके अलावा उतबी, जिसने तारीख यामनी की रचना की, एक फराबी नाम का स्कॉलर था जो दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान था, साहित्यकार था। उतबी ने तारीख यामनी की रचना की। फिरदौसी, फिरदौसी भी जो था जिसने शाहनामा की रचना की थी, वो भी महमूद गजनवी के कहीं समकालीन था। उसने फारसी भाषा में शाहनामा की ये रचना की थी। अल बरूनी का नाम सर्वोपरि है, उसने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। अल बरूनी की किताब तहकीकात, तहकीकात मतलब भारत का तहकीकात मतलब वो ऑब्जर्वेशन करना, लेकिन उसकी रचना में कई विसंगतियां हैं। उसने अपने नजरिए से भारत के संस्कृति को देखने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया, और उसकी कृति भारतीय इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है मेडिवल सोर्सेज में। उसकी जो रचना जो किताबुल हिंद है, उसकी रचना 1017 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच में की गई। इसमें भारतीय जीवन का, भारतीय धर्म का, रहन सहन, खान पान का वर्णन है। उसने भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त उसने गजनी के समय में ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, वारामिहिर के बृहत संहिता और कपिल के सांख्य और योग दर्शन का अनुवाद हुआ। तो बहुत सारा जो रचनाएं जो संस्कृत भाषा में थी उसका अनुवाद करने का प्रयास किया गया सेंट्रल एशिया में, अरेबिक और फारसी भाषा में। बैहाकी जो था महमूद का एक बहुत फेमस हिस्टोरियन था। उसने 10 खंडों में गजनी का तारीख बैहाकी नाम का एक किताब की रचना की, जिसमें महमूद के परिणामों की चर्चा की गई है। हाँ पूछो। शाहनामा किस लैंग्वेज में लिखा गया है? फारसी भाषा में। फारसी भाषा का नींव रखने वाला जो था फिरदौसी ही था, जिसको मतलब कहा जाता है कि वो फारसी भाषा का बहुत बड़ा जानकार था।
और किसको क्वेश्चन पूछना है, एक एक करके पूछो। सर सुबुद्दीन जो था किसका दामाद था? सुबुद्दीन अलपतगीन का दामाद था। वो पहले गुलाम था, बाद में उसका दामाद हो गया। सुबुद्दीन का ही पुत्र जो था वो महमूद गजनी था। सर और गजनवी की माँ का नाम क्या था? किसका? गजनवी की गजनी माँ का का। दादा। वो जबूली एक प्रांत था, धनी प्रांत था। उसकी माँ का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी बहुत रिच प्रिंसेस थी और इसलिए उसको जबुलिस्तान का मतलब गजनी का दादाजी का सर नाम? वो चिकन किसे वो बोला सब गया? नहीं बताने का, वो सब नॉनसेंसिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं सर देती, वो पॉलिटिकल गजनवी का हिस्ट्री का जो पार्ट। कार्य जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पूछो। सर दादा परदादा सोमनाथ के मंदिर पर बताने कब आक्रमण किया था सर? सोमनाथ का जो 17 वो था, उसका जो आक्रमण जो था वो उस जमाने में वो सर। 1025-26 में किया गया था। चलो सर, 17 आक्रमण में से सर सबसे क्रूशियल आक्रमण कौन था सर? सोमनाथ पर जो अटैक हुआ था वो सबसे क्रूशियल माना जाता था, लेकिन उसका एक पहलू था कि वो धर्म युद्ध के मतलब उसको रिलीजियस इंटरप्रिटेशन किया गया कि जो सोमनाथ का जो मंदिर था शिव जी का, वो 12 ज्योतिर्लिंग में है और उसको मूर्ति को तोड़ने का भी प्रयास किया। तो मूर्ति भंजक के रूप में जो उसका जो इमेज है वो सोमनाथ के अटैक के बाद उसको ज्यादा उसको प्रोजेक्ट किया गया कि वो इस्लामिक कल्चर को वो स्टैब्लिश करना चाहता था गुजरात में और हिंदुओं का सोमनाथ का प्रतीक ये शिव लास्ट था। आक्रमण था? नहीं वो था वो उसके बाद एक और 17वां अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों और खोखरों के पर किया हुआ था। वो 16वां अच्छा आक्रमण। सर, टर्की इसकी गुलाम क्या मृत्यु था गौरव जी? क्या? टर्की गुलाम क्या था? टर्क जो था, जैसे इस्लाम में अलग अलग संप्रदाय थे, तो टर्क जो थे सेल्जुक टर्क्स थे, उन्होंने उस एरिया पे आधिपत्य किया था और वो वार में बड़ा कुशल थे, युद्ध कला में। तो धीरे धीरे जो पूरा जो सैसेनिड एम्पायर था, बैजेंटाइंस को उन्होंने हराया था धर्म युद्ध में। और वो पूरा सेंट्रल एशिया का जो था, ईरान, इराक, सीरिया, बगदाद, सब पर जो टर्क्स जो थे वो लोग उन्होंने आधिपत्य किया था। वो इस्लाम के ही, वो लोग इस्लामिक रूलर ही थे वो। सर एक हेलो नंबर बने हुए थे। क्या पूछ रहे सर, हो? वेंसेंट हेलो। सर 1 नवंबर को आप कुछ बोल रहे थे। डेट और इवेंट्स के बारे में तुम लोग को जो न्यू हिस्ट्री है ना, उसमें तुम फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। इवेंट और जो है पीटी का क्वेश्चन तुम लोग से नहीं ना पूछा जा रहा है। अब जो मेंस का जब क्वेश्चन लिखोगे तो तुम लोग को आएगा उद्देश्य क्या थे, परिणाम क्या थे, बीपीएससी का एग्जाम दोगे। इवेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब जन्मा, कब मरा, दादा कौन था। पर अब नया हिस्ट्री में इन चीजों को नहीं लिखा जाता है। अब है कि उसका उद्देश्य क्या है, मतलब कोई रूलर है उसकी नीतियों का अध्ययन करो, संस्थाओं का अध्ययन करो। तो ये मेडिवल हिस्ट्री में है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री अब इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलीजियस हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, सोशल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। तो तुम लोग इतिहास लेखन के बारे में जब अध्ययन करोगे तो राजनीतिक इतिहास का जमाना तो कब का लग गया और तुम लोग अभी भी अटके हुए हो उसी में, कब जन्मा कब मरा। होगा। सर, सर वेंसेंट स्मिथ जो था आईसीएस ऑफिसर, वो महमूद गजनवी के समय में। लेकिन सर वो महमूद गजनी के समय नहीं था, वो ब्रिटिश पीरियड में था। वो बहुत सारा किताब लिखा है इंडियन हिस्ट्री पे। तो उसने अकबर के बारे में भी लिखा है, गजनी के बारे में भी लिखा है, अशोक के बारे में भी लिखा है। वो एक औपनिवेशिक इतिहासकार था। उसका एक किताब का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें अलग अलग पीरियड के बारे में वो लिखा है, लेकिन वो उसका जो अप्रोच था वो सही अप्रोच नहीं था। उसने ग्लोरीफाई किया है ब्रिटिश रूल को। सर इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था किसका? गजनवी का? बताए थे ना तुमको अभी थोड़ा देर पहले। हाँ सब बताया। नोट नहीं किए थे? हाँ तो सर नहीं इस सर। क्वेश्चन से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? गजनवी को मारा उसके गया कब क्वेश्चन से मारा गया? मोहम्मद गोरी, ये मोहम्मद गजनवी का चाचा था सर। उसका कौन? मोहम्मद गोरी मोहम्मद गजनवी का चाचा था। चाचा ने, वो तो गुरीद प्रोविंस का एक अलग प्रोविंस का रूलर था, गोर प्रोविंस का। उसका कोई रिलेशन नहीं था उसके साथ। तो हम लोग
डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, महमूद गजनवी के आक्रमण के स्वरूप की चर्चा करें, नेचर ऑफ महमूद गजनवी। इसमें तो लिखोगे कि जो अलग अलग हिस्टोरियन है उसने उसको धर्म योद्धा के रूप में प्रोजेक्ट किया है, लेकिन मोहम्मद हबीब जो इरफान हबीब के कहा है कि उसका आक्रमण का उद्देश्य था, वो अपने को धर्म योद्धा के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा था कि वो इस्लाम का सपोर्ट, खलीफा का सपोर्ट प्राप्त करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसके आक्रमणों के बारे में लिखें, जो प्रमुख आक्रमणों की चर्चा कर रहे हैं उसमें सब आक्रमण के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखोगे। और अंतिम क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा इसमें, क्योंकि इसमें 3 है। तो गजनी का तुम लोग लिखोगे तो उसमें कभी भी ये नहीं लिखना कि वो धर्म योद्धा था, उसको एक तरह से लिखोगे कि उसका जो राजनीतिक उद्देश्य था वही उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था, कि वो भारत के लूटे हुए धन का उपयोग गजनवी परमानेंट एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए कर रहा था। उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी भारतीय, लेकिन उसका प्रत्यक्ष रूप से भारत के जनजीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा, कल्चरल एक्सचेंज। लेकिन सर अगर वो धर्म योद्धा नहीं होता तो वो सोमनाथ के मंदिर को क्यों तोड़ फोड़ किया? सारा पहलू धर्म पर ही केंद्रित नहीं था। वो तो देखे कि धर्म, कई मंदिरों को हिंदू मतलब सोल्जर्स को रिक्रूट भी किया अपने सेना में, बहुत सारे लोगों को संरक्षण भी दिया उसने। तो उसका था कि लोगों को मूर्ति। थैंक्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद। Students, Abhay sir is joining the class. This will be your last class for the BA Part 1 honors class, and he will be talking about science and technology in medieval Europe. Okay. He is about to join. Please bear with us. चलिए। Abhay sir? Yes. जी sir, मैं join हूँ. Sir, you may start the class ना? हाँ. Yes sir. Okay sir, thank you.
हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। म्यूट पे हो जाइए, ठीक है। गुड मॉर्निंग। आप लोग का बीए पार्ट 1 का जो है फर्स्ट पेपर में मैंने कुछ टॉपिक्स, 2 टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में। एक ऋग्वैदिक के बारे में, और फिर सेकंड लेक्चर जो हुआ था वो उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हुआ था, ठीक है। आज आप सर। लोग का सेकंड पेपर है जी। सर ऋग वैदिक में सर आपका क्लास क्या रहा था सर? आप बताए थे जो मतलब ये वर्ण व्यवस्था में जो 4 जाति थे ये कैसे कैसे उपजाति में बटा, ये शायद सर आप नहीं बताए थे उस क्लास में। उसके बाद आपका क्लास भी नहीं था सर, इसलिए हम नहीं भी पूछ पाए थे। ठीक है बाबू, इसको भी मैं आज जो क्लास है, आज क्लास में लास्ट में जो है मैं इसको डील कर देता हूँ, ठीक है। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ, तो आज आप लोग का सेकंड पेपर है, और सेकंड पेपर में एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंस, कि आधुनिक विज्ञान का विकास जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। शब्द क्या है? आधुनिक विज्ञान का विकास, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंस। ये टॉपिक हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपने वैदिक और लेटर वैदिक में आप लोगों ने देखा, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में देखा। और वहां पे एक हमने आप लोग को समझ विकसित किया कि कैसे क्या क्या हुआ, कैसे चेंजेस हुए। अब आप लोग उसको आसानी से लिख सकते हो, समझ सकते हो। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो था वो मैंने चर्चा नहीं किया था। उसको मैंने कहा था कि आगे जैसे भी क्लास शुरू होंगे, ऑफलाइन क्लास होगा, तो वहां पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा, ठीक है। आज जो है इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंस जो सेकंड पेपर में है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आधुनिक विज्ञान का विकास जो है कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि ये आधुनिक विज्ञान है क्या। पहले विज्ञान पे हम लोग फोकस करते हैं कि विज्ञान क्या है, ठीक है। विज्ञान, वी जोड़ ज्ञान, अर्थात विशुद्ध ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो क्या हो, विशुद्ध हो और क्रमबद्ध हो। तो जब क्रमबद्ध ज्ञान हो जाता है, अर्थात एक के बाद एक के बाद एक क्रम युक्त जो सजा हुआ रहता है और विशुद्ध हो, उसे ही हम क्या कर रहे हैं, विज्ञान कर रहे हैं। इस विज्ञान में क्या होता है, सिद्धांत गढ़े जाते हैं, ठीक है। सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, और इसी सिद्धांत को हम जब व्यवहार में लाते हैं, मानव व्यवहार में जब लाया जाता है, ताकि क्या हो, मानव जीवन जो है सुखमय हो जाए, मानव जीवन क्या हो जाए, सुगम्य हो जाए। कोई भी कार्य जो है हम क्या करें, आसानी से कर सके। तो कार्य को सरलता रूप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान की खोज करते हैं, नए नए सिद्धांतों को गढ़ते हैं, और उन्हीं सिद्धांतों को हम अपने मानव व्यवहार में लाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं, टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान क्या है, वो सिद्धांत को गढ़ता है, और उन्हीं सिद्धांतों को सॉरी, हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या करते हैं, मानव व्यवहार में लाते हैं, ठीक है। ताकि मानव का जो कार्य है वो क्या हो जाए, सुगम हो जाए, मानव का जीवन जो है क्या हो जाए, सरल हो जाए, सुगम्य हो जाए। इसीलिए हम लगातार क्या करते हैं, अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, ठीक है। अब आइए, विज्ञान के पहले शब्द लिखा हुआ है आधुनिक विज्ञान। ऐसा नहीं है कि विज्ञान पहले नहीं था, प्राचीन काल में नहीं था। प्राचीन काल में मानव का जब से उदय हुआ है, मानव सभ्यता जब इस धरा पे आई, तभी से ही हम लोगों ने सॉरी, मानव सभ्यता के उदय के साथ ही जो है हर क्षेत्र में हमें आवश्यकताएं की महसूस हुई, और उन आवश्यकताओं ने जो है क्या किया, नए नए क्षेत्रों में जो है नए नए शोध को जन्म दिया, अर्थात विज्ञान को जन्म दिया। यानी इसीलिए कहा जाता है आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। आवश्यकता ही क्या है जी। आपकी आवाज बहुत स्लोली आ रही है। यस ठीक है, सर। मैं ऊपर कर लूं। आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। तो मानव जब उद्भव हुआ, सर वॉल्यूम तेज कीजिए ना। ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू सर। ओके। तो मानव जब उद्भव किया तो मानव की आवश्यकताएं हुई,
जैसे पाषाण युग, हम थोड़ा सा इतिहास की पूरा प्राचीन से शुरू कर रहा हूँ। पाषाण युग, पाषाण युग में मानव क्या था, जब धरा पे जन्म लिया तो उसे क्षुधा यानी भूख लगी, तो भूख लगी तो क्या हुआ, खाद्य संग्राहक हुआ, आखेटक हुआ, क्योंकि कृषि कार्य तो जानता नहीं था, तो पशुओं को क्या करता था, मारता था। तो पशु को मारने के लिए क्या चाहिए, पाषाण का उपकरण चाहिए। अब ये पाषाण सॉरी, पाषाण के जो उपकरण है वो तो पत्थर तो बेडौल है, अब उनको धारयुक्त बनाना है। तो धारयुक्त बनाने के लिए कोर आया, फ्लेक आया, चॉपर आया, चॉपिंग आया, हैंड एक्स आया। तो इन सब ने जो है धीरे धीरे क्या किया, यहाँ विज्ञान आया, और इसी विज्ञान ने जो है मानव की आवश्यकताओं ने जो है धीरे धीरे क्या किया, नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। अब उपकरण जो क्या हो गए, धारदार हो गए। अच्छा, इस विज्ञान ने जो है मानव जो खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, वो धीरे धीरे क्या किया, कृषि कार्य में संलग्न हुआ। अब समाज कैसा होने लगा, कृषि कार्य, इसीलिए नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। नवपाषाण क्रांति में जहां मानव खाद्य आखेटक और संग्राहक था, वही मानव अब धीरे धीरे क्या करने लगा, कृषि सभ्यता में आ गया। पहिया का खोज हो गया, पहिया के द्वारा जो है बैलगाड़ी चलने लगे, पहिया के द्वारा जो है चाक बनने लगे, पहिया के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनने लगे। यानी कहने का मतलब कि नवपाषाण क्रांति, क्रांति यानी कि आमूल चूल परिवर्तन, पूरा का पूरा सामाजिक संरचना अब धीरे धीरे क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ये क्या है, आवश्यकता थी, उस आवश्यकता ने विज्ञान को, सिद्धांत को जन्म दिया और मानव जीवन को क्या बना दिया, सरल और सुगम्य बना दिया। ठीक है, पूरे विश्व जगत में, यूरोप जगत में भी जो है मध्य युग आया, और उस मध्य युग में क्या हुआ, एक अंधकार युग का दौर चला, और उस अंधकार युग मध्य युग में पूरा का पूरा धर्म का जो है क्या हो गया, बोलबाला हो गया। और ऐसा नहीं था, रोमन साम्राज्य था, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये सब विज्ञान पे आधारित थे। ये क्या था, प्राचीन यूरोप था। मध्य यूरोप क्या हो गया, अंधकारमय हो गया, धर्म का बोलबाला हो गया, विज्ञान पर जो है धर्म की क्या हुई, चादर बिछ गई। ठीक है, अब विज्ञान क्या हो गया, रसातल में चला गया, और धर्म की प्रधानता हो गई, पोप के द्वारा सारे निर्णय लिए जाने, यहाँ तक कि पोप जो है मृत्यु का माफीनामा तक देने लगा, आप जो है पैसा दीजिए, जीवन भर आप कर्म कीजिए और वर्ग का रास्ता नापिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि धर्म युग की शुरुआत हो गई, और सामंती व्यवस्था जो है क्या हो गई, पूरा का पूरा यूरोप में छा गया। यानी सामंतों का बोलबाला, पोप पादरियों का बोलबाला, और पूरा जनमानस जो है क्या हो गया, रूढ़िवाद के आधारशिला रखी। ठीक है, तो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के ही आधार पर प्रबोधन का युग आया, प्रबोधन में धर्म सुधार आंदोलन हुए, वाणिज्यवाद का दौर हुआ, और इन सब का मिला जुला परिणाम निकला कि विज्ञान की क्रांति हुई, वैज्ञानिक खोजें शुरू हुई, और विज्ञान। प्रबोधन युग एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ, कर रहा हूँ। अब ये क्या है कि पुनर्जागरण का क्या तात्पर्य है, प्रबोधन का क्या तात्पर्य है, धर्म सुधार का क्या तात्पर्य है, और इसके वजह से जो विज्ञान कैसे पुनः जो है धरातल पे आ रही है। ठीक है, पुनर्जागरण, पुनः जागना, अर्थात सो करके उठना नहीं, बल्कि दोबारा जागना। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारा प्राचीन जो समाज था वो श्रेष्ठ था, वैज्ञानिक था। मध्य युग में हम क्या हो गए, सुसुप्तावस्था में चले गए, यानी कि हम सो गए। ठीक है, और पुनः जो है हम क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं, और उस जागने की जो प्रेरणा है वो हमें कहां से मिल रही है, उस प्राचीन समाज से। ठीक है, जो रोमन साम्राज्य था, जो ऑटोमन साम्राज्य था, उस साम्राज्य से हमें क्या मिल रही, प्रेरणा मिल रही है, और हम आधुनिक यूरोप का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब यह पुनर्जागरण क्यों हो रहा है, क्योंकि नए नए भौगोलिक खोजें हुई, इन नए कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। कुस्तुनतुनिया क्या था, 1453 तक कुस्तुनतुनिया जो है रोमन साम्राज्य की राजधानी थी।
तो जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तब व्यापार में बाधाएं आई, तो नए नए भौगोलिक खोजें की गई। आपको याद होगा भारत की खोज जो है किया गया, नई दुनिया अमेरिका कोलंबस ने खोज किया, वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होते हुए जो है भारत आता है। तो इस तरीके से जो है नई नई भौगोलिक यात्राएं प्रारंभ हुई। इससे जो है क्या हुआ, नए नए ज्ञान गढ़े गए, नए तर्क आए, पूर्वी जगत से संपर्क स्थापित हुआ, वहां के बारे में हम लोग जाने। धर्म युद्ध कहने का मतलब यरूशलेम को लेकर के ईसाइयों और मुसलमानों में लगातार धर्म युद्ध होता था। इस धर्म युद्ध का भी परिणाम निकाला कि नए नए दर्शन, नए नए विचार आए, और इन सब का जो है धीरे धीरे यूरोप में क्या हुआ, प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है, इसी समय जो है इसी पुनर्जागरण का परिणाम, यानी पुनर्जागरण में क्या आई, एक धीरे धीरे बौद्धिक चेतना जगी। ठीक है, व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा, नए देशों के संपर्क में हम आने लगे। अब जब व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो हमें उत्पादन बढ़ाना होगा, और उत्पादन कब बढ़ेगा, जब हम विज्ञान को लाएंगे, जब हम टेक्नोलॉजी को उसमें स्थापित करेंगे। तो इसलिए विज्ञान क्या होने लगा, अब अपरिहार्य होने लगा। ठीक है, प्रबोधन कहने का क्या तात्पर्य है कि जो पुनर्जागरण में बौद्धिक चेतना जागृत हुई, वह बौद्धिक चेतना अब धीरे धीरे 14वीं 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हो रहा है, और 16वीं 17वीं शताब्दी में अब वह बौद्धिक चेतना अपने परिपक्वता को धारण कर रहा है, अर्थात अब परिपक्व हो रहा है। जो सिद्धांत अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, व्यवहार में लाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी पुनर्जागरण का प्रभाव जो है हमारे साहित्य के क्षेत्र में पड़ रहा है, हमारे धर्म के क्षेत्र में पड़ा, हमारे कला के क्षेत्र में पड़ा, हमारे विज्ञान के क्षेत्र पड़ा। साहित्य में क्या हो रहा था कि साहित्य केवल एक ही भाषा में लिखी जा रही थी, लैटिन भाषा में, और बाइबल जो था, जो यानी केवल वह पोप पढ़ता था, यानी पोप कह देता था ये बातें बाइबल में ऐसी लिखी है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और लोग उसको मान लेते थे। लेकिन जब साहित्य में अन्य भाषाओं का सृजन किया गया, अन्य भाषाओं में जब साहित्य लिखे गए, तो साहित्य क्या हुआ, सर्वसुलभ हो गया। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज कर दी। अब गुटेनबर्ग जब प्रिंटिंग प्रेस की खोज कर दी, कागज आ गया, तो सब लोग को साहित्य मिल गया। बाइबिल की अनुवाद जो है सभी लोगों के हाथों में थी। अब पोप तो नहीं कहेगा कि जो है बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर बाइबल में ऐसा लिखा है तो भैया दिखाओ हमको। यानी कि विज्ञान की वर्जनाओं को जो है, यानी धर्म की जो वर्जनाएं थी, उस धर्म की वर्जनाओं को तोड़ने में साहित्य ने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्य ने में जो है, अब साहित्य कुछ लिखे गए, जैसे आपको याद होगा साहित्य की कुछ पुस्तकें बुकासियो है, दांते है, पेट्रार्क है, इन लोगों ने जो है गद्य में साहित्य लिखा, साहित्य जो है क्षेत्रीय भाषा में लिखा। ठीक है, और इससे जो है साहित्य क्या हुआ, सर्वसुलभ हो गया। अब सर्वसुलभ हो गया। कुछ साहित्यकार के नाम, दांते, पेट्रार्क, बुकासियो, ठीक है, दांते, पेट्रार्क, बुकासियो, ये सब क्या है, सर मैकियावेली सर साहित्य क्यों नहीं, लेकिन अभी हम उन पे नहीं ना चर्चा, हम लोग शुरुआती में कैसे ये लोग विज्ञान को आधार बना रहे हैं। ठीक है, तो दांते ने जो है क्या किया, गद्य में साहित्य लिखना शुरू किया। पहले पद्य में साहित्य लिखे जाते थे, क्षेत्रीय भाषाओं में लैटिन भाषा को अब त्याग दिया गया। अब लैटिन भाषा के जगह पे जो है अन्य भाषाओं को शुरुआत, फ्रेंच में लिखे गए, इंग्लिश में लिखे गए, ये सब साहित्य में शुरुआत की गई। ठीक है, इसी तरीके से धर्म कला के क्षेत्र में लियोनार्डो दा विंची ने जो है एक कला चित्रकार था, साहित्यकार भी था, वैज्ञानिक भी था वो। ठीक है, पहली बार लियोनार्डो दा विंची ने जो है मोम पर मानव मस्तिष्क का चित्र बनाया, और मानव मस्तिष्क की पूरी अंदर की जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा को चित्र के माध्यम से क्या किया, प्रदर्शित किया। यही नहीं, लियोनार्डो दा विंची ने जो है
पहली बार जो है भ्रूण की, मानव भ्रूण होता है, उस मानव भ्रूण पे जो है चित्रांकन जो है क्या किया, गर्भावस्था में किया, सचित्र वर्णन करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि कला ही विज्ञान है और विज्ञान ही कला है, ये अवधारणा को अब चरितार्थ किया जा रहा है। बिना हम मानव शरीर विज्ञान को जाने हुए हम मानव का चित्र कैसे बना सकते हैं, यानी कि मानव का शरीर के बारे में आपको जानना होगा। क्योंकि कला जो है सदैव से धर्म की क्या रही थी, दासी रही थी। कलाकारों में यहाँ तक कि कौन सा रंग किसके लिए प्रयुक्त करना है ये भी धर्म डिसाइड करता था। अब इस धर्म की वर्जनाओं को, धर्म की बादल को जो है इन कलाकारों ने क्या किया, तोड़ना प्रारंभ किया। अब वाइल्ड पेंटिंग शुरू हो गई, चित्रकला नए नए आयाम धारण करने लगे, मानव शरीर के चित्र बनाए जाने लगे, ये सारी चीजें जो है आ गई। लियोनार्डो दा विंची ने जो है एक बहुत मोनालिसा का चित्र बनाया, रहस्यमयी मुस्कान आज भी क्लियर नहीं होता है। लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर का चित्र बनाया, उस द लास्ट सपर में जो है मानव की भाव भंगिमा को इस प्रकार प्रदर्शित किया है, क्योंकि ईसा मसीह जो है एक रात्रि भोज का आयोजन कर रहे हैं और उस रात्रि भोज में ईसा मसीह को इस बात का पता चल गया है कि किसी ने जो है यह सूचना दे रखी है कि ईसा मसीह आज आने वाले हैं। तो इसका चित्रमय प्रदर्शन, ये क्या हुआ, चित्रकला में प्रयोग हुआ, साहित्य में प्रयोग हुआ। ठीक है, इसी तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कहने का मतलब कि इस पुनर्जागरण के युग के विद्वानों ने जो विज्ञान की आधारशिला रखी, वही विज्ञान आगे चल करके प्रबोधन युग में धर्म सुधार आंदोलन ने, वाणिज्यवाद ने इसको क्या किया, परिपक्व किया और मैच्योर किया। ठीक है, इसीलिए कहा भी जाता है कि पुनर्जागरण विद्वानों ने क्या किया था, अंडे दिए थे। पुनर्जागरण कालीन विद्वानों ने अंडे दिए थे और उस अंडे को सेया किसने, तो प्रबोधन युग विचार में या धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रणेता थे लिंकन, उस अब्राहम लिंकन ने जो है अब्राहम लिंकन करे मार्टिन लूथर, उस मार्टिन लूथर ने उस अंडे को क्या किया, सेया। ठीक है, यानी कि पुनर्जागरण ने जो है आधारशिला रखी विज्ञान की, प्रौद्योगिकी की, और उसने जो है परिपक्वता कब धारण कर रहा है 18वीं 17वीं 16वीं करके जब प्रबोधन युग होता है। ठीक है, तो उस प्रबोधन युग में जो है परिपक्वता को अपने धारण करता है। ठीक है, इसी तरीके से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आइए। खगोल में, खगोल शास्त्र के सबसे पहले प्रणेता जो थे टॉलमी थे, और टॉलमी यूनान के बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। टॉलमी का मानना था कि जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया। जियोसेंट्रिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी जो है क्या है, वो स्थिर है। पृथ्वी क्या है, स्थिर है, और सारे सूर्य जो है पृथ्वी की क्या करती है, परिक्रमा करती है। इसी को हम लोग कहते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा। और ये टॉलमी का सिद्धांत जो है, जो 3री शताब्दी में दिया गया, ये सिद्धांत 14वीं 15वीं शताब्दी तक जो का क्यों चलता आ रहा है। क्यों, क्योंकि धर्म की प्रधानता थी और हम चूंकि पृथ्वी के वासी थे, पृथ्वी पर ही ईश्वर है, ईश्वर ने ही पृथ्वी को बनाया है, तो पृथ्वी क्या है, स्थिर है, पृथ्वी क्या है, अघूर्णनशील है, और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है, सूर्य करता है। इसलिए हम ईश्वर के वासी हैं, ईश्वर ने ही हमें बनाया है। ठीक है, इसी तरह की अवधारणा अरस्तु ने भी दिया था। अरस्तु कहता है कि पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं गिरती हैं, वो जो पिंड जो गिरते हैं, वो पिंड का गिरने का कारण क्या है, भार है, वजन है। पिंड में जितना ज्यादा भार होगा उतने तीव्र गति से पिंड जो है क्या होगी, धरातल पर गिरेगी। ऐसी अवधारणा लेकर के जो है हम मध्य युग में चल रहे थे। पहली बार जो है पोलैंड का निवासी कोपरनिकस, और उस पोलैंड का निवासी कोपरनिकस ने जो है क्या किया, इस सिद्धांत का खंडन किया। और कोपरनिकस ने इस सिद्धांत का खंडन करते हुए बताया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है। सूर्य केंद्रित अवधारणा दी और कहा कि सूर्य केंद्र में है और सूर्य ही जो है क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती, बल्कि पृथ्वी
सूर्य की परिक्रमा करता है। अपने गणितीय सिद्धांतों के आधार पर इस बात को पुष्ट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा भी करती है। ठीक है, ब्रह्मांड जो है सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड क्या है, असीमित है। और उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट जो है हमारा क्या है, पृथ्वी है। यानी पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, लेकिन कोपरनिकस की समस्या थी, कोपरनिकस इस बात को पोप को समझा नहीं पाया। पोप बार बार कहते थे यदि पृथ्वी घूमती है तो हमें भी घूम जाना चाहिए। आज गिरजाघर का द्वार पूरब की ओर है, कल गिरजाघर का द्वार पश्चिम की ओर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को खंडन किया गया। लेकिन कोपरनिकस के बाद उन्हीं के शिष्य थे ब्रूनो ने इस बात को पुनः जो है, इटली वासी थे, इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया और इन्होंने पुनः मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा जो है बात साबित किया कि पृथ्वी ही जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी पर ही जो है क्या है, एक ग्रह है और पृथ्वी भी जो है चंद्रमा और अन्य ग्रहों की भांति जो है क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, लेकिन ब्रूनो को जानते ही आप लोगों ने क्या किया गया, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। जब यह बात, यानी कि पोप का सोचिए साम्राज्य कितना बड़ा था, धर्म कितना बड़ा था, इन सारे तर्क विवेक को क्या कर दिया, खंडन कर दिया। इस ब्रूनो कह रहा था बात, जब उसको जलाया जा रहा था तो उसने कहा कि सजा आपने सुना दिया है, ठीक है, जलाया मुझे जा रहा है, सजा आपने दिया है, फिर भी डर जो है आपको हमसे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि वो जानता था कि आज नहीं तो कल इस बात को माना जाएगा। ठीक है, सजा आपने मुझे दिया है, अर्थात पोप ने दिया है, जलाया मैं जा रहा हूं, फिर भी भय और डर जो है आपको है, न कि मुझे है। ठीक है, ब्रूनो के बाद जो है जर्मन विद्वान कैपलर आया और कैपलर ने इन्हीं बातों को कहा। कैपलर ने आगे बढ़कर के ये भी बात सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य का क्या करती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, कोपरनिकस इतना बड़ा विद्वान, लियोनार्डो दा विंची इतना बड़ा विद्वान था कि कोपरनिकस ने जो बातें कह रही थी सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में, वो बहुत पहले लियोनार्डो दा विंची भी कह चुका था। ठीक है, जो कि कलाकार था, चित्रकार था, उसने भी इस बात को क्या किया था, कह दिया था कि नहीं, सुपर सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती, बल्कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, उसके बाद गैलीलियो आया, गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप का खोज किया और उस टेलीस्कोप के द्वारा पूरे ग्रह नक्षत्रों के बारे में देखा और देख करके उसने बताया कि नहीं, जो कोपरनिकस ने बातें कही है वो क्या है, सत्य है, अकाट्य है। उसने चंद्रमा को भी देखा और उनकी सतह पर जो है पर्वतें हैं, झील है, इन सब की चर्चा की। सूर्य में धब्बे हैं, इसकी बात भी उसने गैलीलियो ने दूरबीन के द्वारा देखा। अरस्तु के सिद्धांत को जो है इसने भी काटा कि कोई भी पिंड जो है अपने वजन के वजह से तीव्र नहीं गिरता है, बल्कि दूरी के वजह से गिरता है। जो पिंड जितना दूर होगा उसकी गति उतनी तीव्र होगी, अर्थात जो पिंड जितना पृथ्वी से दूर होगा वो उतनी तीव्र गति से पृथ्वी पर क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, लेकिन बड़ा ही इत्तेफाक इतिहास में रहा कि गैलीलियो की जब मृत्यु हो रही थी उसी समय जो है इधर आइजैक न्यूटन का जन्म हो रहा था और न्यूटन ने भी इस बात को पुष्ट किया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और उस गुरुत्वाकर्षण के द्वारा इस बात को सिद्ध किया कि कैसे ब्रह्मांड में जो है ग्रह उपग्रह सारे जो है क्या है, स्थिर है, एक दूसरे को जो है क्या किए हुए हैं, बैलेंस किए हुए हैं। कैसे जो है कोई वृक्ष जो है फल गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण नियम के वजह से पृथ्वी पर ही गिरता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जो है क्या किया गया, खगोल। लेकिन सर ये सभी जो बोले थे तो इन सबको टॉर्चर किया जा रहा था ना कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि धर्म की प्रधानता थी, पोप की प्रधानता थी, तो धीरे धीरे वैज्ञानिक की ओर हम उन्मुख होंगे ना, एकाएक तो नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बातें जो है अब कही जाने लगी। साहित्य चूंकि सर्वसुलभ हो गया, चित्रकला से भी धर्म की प्रधानता खत्म हो गई, कला में भी जो है अब धीरे धीरे विज्ञान, यानी कहने का मतलब पुनर्जागरण ने जो है जो एक बौद्धिक चेतना जगाई।
ठीक है। विज्ञान के लिए बौद्धिक चेतना लाया, तर्क की बातें की जाने लगी। अब बात कही जा रही है मानो तब जानो नहीं, जानो तब मानो। अर्थात पहले हम कार्य कारण का सिद्धांत का परीक्षण करेंगे और तब जो हम परीक्षण करने के बाद ये बात सिद्ध हो जाती है तब हम इसको मानेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि मानो तब जानो नहीं बल्कि जानो तब मानो। हम पहले जानेंगे और जानने के बाद हम इसको मानेंगे। तो तर्क विवेक, देखिए ज्ञान के दो स्रोत होते हैं, एक होता है वाद विवाद, हम वाद विवाद करके हम ज्ञान तक जाएं, और दूसरा होता है प्रयोग। हम प्रयोग कर करके जो है, क्योंकि मानव क्या है, प्रयोग करता है, तो वह प्रयोग करके जो है अपने सिद्धांतों को क्या करे, गढ़े, सत्य की तलाश करे। ठीक है, क्योंकि बेकन था, बेकन ने पहली बार जो है प्रयोग और प्रेक्षण की वैज्ञानिक विधि का इजाद कर दिया। ठीक है, कहा कि नहीं हम प्रयोग करेंगे। देखिए विज्ञान हमेशा सार्वभौमिक होता है, जो सिद्धांत गढ़ता है कि a + b = c होगा, तो दुनिया में कहीं भी हम जाएंगे तो a + b = c ही होगा। ठीक है, हम प्रयोग के द्वारा उसको हम बार बार क्या करेंगे, सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, वो सिद्ध हो गया तो हम मानेंगे। ठीक है तो बेकन ने जो है प्रयोग की बात की, परीक्षण की बात की, प्रयोग धर्मिता का दौर शुरू हुआ, तर्क का विज्ञान शुरू हुआ, मानववाद का शुरुआत हुआ। मानववाद कहने का मतलब यह जो ईश्वरीय कृति हम मान लेते हैं, ईश्वर को ही हम केंद्र में रख करके सारी चीजों को गढ़ते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, मानव के दुख हैं, ठीक है, मानव के कौन कौन सी समस्याएं हैं, मानव की उन समस्याओं का इजाद कैसे किया जाए, यही क्या है, मानववाद है। यानी कि अब हम ईश्वर को केंद्र में रख करके बातें नहीं करेंगे, बल्कि मानव की समस्याओं को, मानव का जीवन कैसे बेहतर बने, हम मानव को केंद्र में रख करके बातें करेंगे। ठीक है, मानव पे ही लेकर के हम चित्रण करेंगे, मानव को लेकर के ही हम विज्ञान की बात करेंगे, यानी मानववाद का शुरुआत होता है। ठीक है, तर्क विज्ञान आता है, सौंदर्य की उपासना, सहज सौंदर्य। हम जो सौंदर्य जो था पहले सौंदर्य कैसा था, धर्म द्वारा निर्धारित था, ये रंग का ही प्रयोग करना है। जो पोप होते थे उनके गर्दन लंबी होती थी क्योंकि वो जो है ईश्वर द्वारा उनको खींच लिया जाता था। अब ऐसा नहीं, हम जो सहज सौंदर्य है उस सहज सौंदर्य की हम क्या करेंगे, उपासना करेंगे। ठीक है, तो ये जो है क्या हुआ, पुनर्जागरण में आधारशिला रख दी। खगोल के क्षेत्र में ये सब शोध हुए। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया। इसके पहले जो है मानना क्या था, गैलन का सिद्धांत था। गैलन कहता था मानव शरीर जो है वो क्या है, ईश्वरीय कृति है, ईश्वर द्वारा इसे उत्पन्न किया गया, इसमें क्या है, आत्मा का वास होता है। लेकिन विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत देते हुए बात को सिद्ध कर दिया कि मानव शरीर में आत्मा का वास नहीं होता है, बल्कि मानव शरीर भी क्या है, एक मशीन की तरह है, जिसमें हृदय जो है क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। एक तरफ अशुद्ध रक्त बहता है, दूसरी तरफ शुद्ध रक्त बहता है, यानी मानव शरीर भी क्या है, एक मशीन की तरह है, और उसमें हृदय जो है क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। जिस तरह से सौर मंडल में सूर्य जो है प्रधान भूमिका निभाता है और सारे पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरीके से मानव शरीर में हृदय क्या है, प्रमुख भूमिका निभाता है, और पूरे रक्त को शुद्धिकरण जो है वो कौन करता है, हृदय करता है। विलियम हार्वे ने खोज किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि हर क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में, धातु क्षेत्र में नए नए खोज किए गए। क्योंकि कोयला की खदानें और लोहा की जरूरत थी, मशीन, अच्छा ये जान लीजिए, पहले जो मशीनें थी ना, वो मशीनें लकड़ी के बनते थे। ठीक है, और उस लकड़ी के मशीन से ही उत्पादन कार्य किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे चूंकि लकड़ी का मशीन ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकता, इसलिए अब हम लोग को किसकी जरूरत हुई, लोहे की मशीन की जरूरत हुई। लेकिन समस्या ये थी, लोहा गलाना हम नहीं जानते थे, और लोहे के गलाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। सारे जंगल जितने भी थे वो सब काट दिए गए लोहे के गलाने के लिए। बाद में जो है पत्थर कोयला का खोज हुआ, और इन पत्थर कोयला से जो है धीरे धीरे हम लोग क्या किए, लोहे गलाने का यंत्र खोज किए। लेकिन पत्थर कोयला के लिए भी खनन जो है
उद्योग परिपक्व चाहिए, गहरी खाने थी, खाने अंधकारमय था, तो डेवी ने सेफ्टी लैंप का खोज किया, और उस डेवी ने जो सेफ्टी लैंप का खोज किया, इसके माध्यम से हम अधिक गहराई तक खानों से क्या किए, लकड़ी वाले पत्थर वाले कोयले खोजे, इन कोयले पर जो है लोहे का आविष्कार हुआ, और लोहे से मशीन निर्मित हुए और उत्पादन बढ़ने लगा। उसी तरीके से यातायात के साधन, चूंकि हम जानते हैं कि मशीनों से उत्पादन जो है बढ़ेगा, तो मशीनों से उत्पादन बढ़ने के लिए जरूरी है कि यातायात का साधन जो है सर्वसुलभ हो, तभी तो हम दूसरे जगह पर सामान भेज पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ब्रिज वाटर आए, ब्रिज वाटर ने नहरों की खोज की, और इन नहरों के द्वारा जो है कोयला एक जगह से दूसरा जगह, लोहा एक जगह से दूसरे जगह, इस्पात एक जगह से दूसरे जगह क्या किए जाए, पहुंचाने जाए। फिर नहरों के बाद जो है सड़क आया, लूडो मकाडम, नाम फिर से मैं बोल देता हूँ, लूडो मकाडम। ब्रिज वाटर ने किसका खोज किया, नहरों का खोज किया। लूडो मकाडम ने क्या किया कि कोयल जो गिट्टी है, पत्थर है, और उसको तारकोल से मिला करके सड़क का निर्माण शुरू किया। अब इस सड़क से यातायात क्या हुए, सुलभ हो गए। ठीक है, उसी तरीके से वस्त्र उद्योग में जॉन के थे। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो है वस्त्र को कताई बुनाई चरखा के माध्यम से किया जाता, लेकिन चरखा तो उतना उत्पादन करेगा नहीं, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, ऑर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया, और इस तरह से वस्त्र क्षेत्र में भी क्या आ गई, क्रांति आ गई। यानी कहने का मतलब हर क्षेत्र में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, हमारी जनसंख्या वृद्धि करती गई, हमारे मांग और पूर्ति में वो संतुलन स्थापित करने के लिए हम धीरे धीरे क्या हुए, विज्ञान की ओर अग्रसर हुए, और एक नई वैज्ञानिक क्रांति का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, इसी वैज्ञानिक क्रांति जो 17वीं 18वीं शताब्दी में हुई, इसी का परिणाम निकल करके सामने आया कि इंग्लैंड में मध्य 18वीं शताब्दी में क्या हो रही है, औद्योगिक क्रांति हुई। क्योंकि यही विज्ञान ने क्या रखा, एक आधारशिला रखी। वाणिज्यवाद के दौर से हम लोग धीरे धीरे अब आगे निकल करके औद्योगिक क्रांति परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति में प्रवेश किए, और इस औद्योगिक क्रांति में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सबसे पहला परिवर्तन कि उत्पादन गति अब क्या हो गई, तीव्र हो गई। जो कार्य हम हाथ से करते थे, वो कार्य अब हाथ की जगह किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। जो हम उत्पादन घर में बैठ करके करते थे, वो अब उत्पादन कहाँ होने लगा, कारखानों में होने लगा। यानी 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन। घर का स्थान जहां हम उत्पादन करते थे वो कौन ले लिया, कारखानों ने ले लिया। जो हम उत्पादन मध्यम गति से करते थे वह उत्पादन, हाँ बोलिए, वह उत्पादन क्या हो गया, तीव्र गति से होने लगा। और लास्ट कि हाथों, हाँ बोलिए, हाथों का स्थान जो है किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्रांति हुई। और इसी बोलो विपिन, हाँ सॉरी सर, हाथों का, ठीक, हाथों ने जो है, हाथों का स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, पुनः जो है वैज्ञानिक क्रांति की जो आधारशिला रखी गई, अब वह धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति में परिवर्तित हो गई। और इस औद्योगिक क्रांति का सकारात्मक परिणाम भी निकला और नकारात्मक परिणाम भी निकला। सकारात्मक परिणाम क्या निकला कि सकारात्मक परिणाम मानव कार्य क्या हो गए, सुलभ हो गए, परिवार सुख सुविधाएं, मृत्यु दर में कमी आ गई, जन्म दर में वृद्धि तो नहीं हुई। इससे क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट करने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, शहरीकरण आ गया, मौद्रिक अर्थव्यवस्था आ गई, नए उद्योग धंधे आ गए, बैंकिंग व्यवस्था आ गई। ये सरल जीवन होने लगा, सहज जीवन होने लगा। लेकिन इसका दुष्परिणाम भी निकला, क्योंकि औद्योगिक क्रांति किस पे आधारित है, औद्योगिक क्रांति के लिए हमें कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल के साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, बाजार भी चाहिए। क्योंकि कच्चा माल लाने के लिए यातायात है ही, विज्ञान प्रौद्योगिकी है ही, जिससे हम निर्मित उत्पाद बना देंगे, उत्पादन तीव्र हो जाएगा। लेकिन जब उत्पादित माल है तो इसको बेचने के लिए हमें बाजार चाहिए। इसी कच्चा माल और बाजार के बनाने के लिए
उपनिवेशवाद का दौर आया, साम्राज्यवाद का दौर आया, पूंजीवाद जैसी नई विचारधारा आई। ठीक है, तो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद ने नए नए उपनिवेशों का निर्माण शुरू किया और इसी उपनिवेश के तहत नए नए राष्ट्रों को गुलाम बनाया जाने लगा। भारत भी उसके तहत एक उपनिवेश बना, यहाँ से कच्चा माल जाता था, निर्मित माल आता था और इसी कच्चे माल बाजार ने अंततः उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद जैसी अवधारणा के पश्चात क्या किया, पूरे विश्व को युद्ध की दहलीज पे ला दिया और जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हम लोग को झेलना पड़ा। मानव गरिमा पर क्या हो गई, चोट। मानव जीवन ही जो है क्या होने लगा, अब हतोत्साहित होने लगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान जो मानव जीवन को सरल सुलभ बना रहा था, मानव की आवश्यकताओं को जो पूरा कर रहा था, वह धीरे धीरे विज्ञान जो कि अभी तक वरदान था, अब धीरे धीरे किसमें रूपांतरित होने लगा, अभिशाप में रूपांतरित होने लगा। देखे होंगे निबंध भी आता है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो अभी तक विज्ञान जो क्या हो रहा था, वरदान हो रहा था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात धीरे धीरे यह विज्ञान क्या होने लगा, अभिशाप में तब्दील हो गया। आज हम वर्तमान की ले ले, वर्तमान समय में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन 4 की बात कर रहे हैं, यानी औद्योगिकरण 4 की बात कर रहे हैं। जो औद्योगिकरण 1 औद्योगिक क्रांति के समय हुआ, वही औद्योगिकरण आज जो है किसकी बात की जा रही है, मानव बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है, रोबोट की बात की जा रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जा रही है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो है सब कुछ हम सोचे समझे नहीं, तब तक जो है वो विज्ञान मशीन क्या कर दे, हमारे कार्यों को पूरा कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे विज्ञान ने जो है आवश्यकताओं के स्थान पर अब किसको जन्म दे रहा है, लालच को जन्म देने लगा। ठीक है, पहले हमारी आवश्यकताएं थी तो उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने नए नए आविष्कार किए, नए नए खोजे किए, लेकिन अब उस आवश्यकता नहीं रही। अब हमारा क्या बन गया, धीरे धीरे ये आवश्यकताएं लालच में तब्दील हो गई। इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रकृति जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में तो सक्षम है, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। आज मानव इतना बड़ा लालची हो गया है कि जिस विकास की बात करता है वह विकास नहीं है बल्कि विनाश है। आज देखिए ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं हो रही हैं। आज देखिए पूरा पर्यावरण प्रदूषण से हम लोग दम घिरे हुए हैं और इसी पर्यावरण प्रदूषण से हटने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, तमाम शारीरिक समस्याओं से निपटने के लिए हम लगातार राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कर रहे हैं, मीटिंग्स का आयोजन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और उस बैठक में हम लगातार सोच रहे हैं कि कैसे जो है इन ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जाए, कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जाए, ताकि मानव जीवन पुनः क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। लेकिन समस्या जड़ मूल क्या है, वह आवश्यकता नहीं बल्कि आवश्यकता जो लालच में तब्दील हो गई है वो जड़ है, वो मूल बिंदु है। जब तक हम लालच को समाप्त नहीं करेंगे, हम पुनः आवश्यकता पे नहीं आएंगे, तब तक विज्ञान जो है क्या बनी रहेगी, अभिशाप बने रहेगी। अगर विज्ञान को अभिशाप से वरदान की तरफ ले जाना है, वरदान की तरफ उन्मुख करना है, तो हमें पुनः लालच को खत्म करना होगा और पुनः हमें किस अवधारणा में आना होगा, अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं में आना होगा। जितना ज्यादा कम हम अपनी आवश्यकताओं को करेंगे, उतना ज्यादा विज्ञान हमारे लिए क्या होगा, वरदान साबित होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि विज्ञान वरदान तो है, विज्ञान वरदान तभी तक है जब तक हमारी आवश्यकताएं क्या है, न्यूनतम। देखो आवश्यकताएं अनंत होती हैं, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं। तो जब तक न्यूनतम आवश्यकता है, विज्ञान वरदान है। ठीक है, तो जो पुनर्जागरण प्रबोधन के युग में विज्ञान की आधारशिला रखी गई, जो प्राचीन युग में भी विज्ञान था, लेकिन मध्य युग में उस विज्ञान को धर्म ने क्या कर लिया, अपने चादर तले ढक लिया था, उसको पुनर्जागरण ने क्या किया, पुनः उस चादर को हटाया, बादल को हटाया,
और उस बादल को हटाने के बाद एक बौद्धिक चेतना का विकास करता है, वाणिज्यवाद का दौर शुरू होता है, धर्म सुधार आंदोलन शुरू होते हैं, मार्टिन लूथर जैसे विद्वान आते हैं और इन लोगों ने धीरे धीरे विज्ञान की आधारशिला क्या की, निर्मित की। नई नई चेतना आती है और हर क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो खगोल शास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे वो रसायन शास्त्र का क्षेत्र हो, हर यहाँ तक कि साहित्य में भी, अपने कला में भी हमने देखा कैसे धीरे धीरे विज्ञान क्या हुआ, आगे बढ़ा। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है आकर के 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो रही है। और इसी 18वीं शताब्दी का औद्योगिक क्रांति का दुष्परिणाम और सपरिणाम दोनों निकल करके आते हैं। सकारात्मक तौर पे तो हमारा समाज बेहतर होता है, हमारा विज्ञान, हमारे जीवन दर कम होता है, हमारे मृत्यु दर कम होने की वजह से जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, सब कुछ बेहतर होता है, नए नए शोध आते हैं, हम अंतरिक्ष तक की यात्रा करते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में नए नए उपग्रह भेजे जाते हैं, हम खगोल शास्त्र को और जानने का प्रयास करते हैं, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इन ग्रह नक्षत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लगातार अन्वेषण करते हैं। लेकिन इसी का दूसरा पहलू भी है कि इस विज्ञान का दुष्परिणाम भी सामने आता है, जिसके जलवायु परिवर्तन को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बहुत सारी समस्याएं जनरेट होती हैं और इन समस्याओं का निदान करने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। लेकिन मूल जो समस्या है उस समस्या पर अभी तक जो है हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे। ठीक है भाई, वन लगाओ, हम वन लगाने का परहेज नहीं करते हैं, इससे पर्यावरण संतुलित होगा, लेकिन वन का तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं शहरीकरण में, लगातार हम वन कटाई कर ही रहे। तो शहरीकरण को कैसे न्यून किया जाए, यानी कि जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता को हमें क्या करना होगा, न्यून करना होगा। गांधी जी कहते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को क्या करो, कम करो। जब हम आवश्यकताओं को कर, क्योंकि उन्होंने ये भी बात कही थी कि अंग्रेज आए हैं, ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन ये अपनी साथ जो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति लेकर के आए हैं उससे कैसे तुम निपटारा पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि हम जो यह नई संस्कृति उपभोक्तावाद का है, इस उपभोक्तावाद की संस्कृति को क्या करें, तिलांजलि दें, हम अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं पर क्या करें, ध्यान करें। तो इस तरीके से मॉडर्न साइंस जो था, आधुनिक विज्ञान जो था, वो पुनर्जागरण प्रबोधन के ही दौर में शुरू होता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ करके आज तक वो आता है। आज हम औद्योगिकरण 4, इंडस्ट्रियलाइजेशन 4 में जी रहे हैं जहां पर रोबोट्स की बात की जा रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो यही था आपका प्रश्न कि इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंस जो है 15वीं 14वीं शताब्दी में जब पुनर्जागरण का दौर हुआ तो वहां से कैसे शुरू होता है। ठीक है, चलिए, आप लोग में से एक लोगों ने प्रश्न पूछा कि वैदिक युग में जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था कैसे जात व्यवस्था में तब्दील होती है ना। किनका ये प्रश्न था? सॉरी, यस सर। हाँ, प्रश्न को फिर से, यही प्रश्न था ना आपका? यस सर, मतलब वो जो 4 वर्ण में जो बताता सर, वो सब और जितना उपजाति जो बन गया अभी के फिलहाल सर, वो सब कैसे बट गया सर? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोग को, क्योंकि आज मेरे साथ समस्या है कि गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है और गले में इन्फेक्शन होने की वजह से मैं नहीं अच्छे से बोल पा रहा हूँ। देखिए, वर्ण व्यवस्था का पहला प्रमाण जो है हमको ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा के सर से जो है ब्राह्मण, ब्रह्मा के बाजू से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जंघा से जो है वैश्य और ब्रह्मा के पैर से जो है शूद्र का जन्म होता है, यानी कि चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई। लेकिन यह चतुर्वर्ण व्यवस्था जो थी जन्मना नहीं थी, कर्मणा थी। कर्मणा वर्ण व्यवस्था कहने का मतलब कि कर्म के आधार पे हम अपने वर्ण को क्या कर सकते थे, तब्दील कर सकते थे। अर्थात
कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया है लेकिन उसका कर्म जो है क्षत्रिय का है, अर्थात वह तलवारबाजी करता है या वैश्य का है, तो वह वैश्य में तब्दील हो जाता था। ठीक है, यानी कि कर्म के आधार पे वर्ण का निर्धारण होता था। यदि मैं कर्म से जो है तलवारबाजी करता हूँ तो मुझे क्षत्रिय कहा जाता था, यदि कर्म से मैं कृषि कार्य करता हूँ तो मुझे वैश्य कहा जाता था, यदि कर्म से मैं सहायक हूँ तो मुझे शूद्र कहा जाता यानी कि कर्मणा वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक युग में प्रवेश करते हैं तो यह कर्मणा वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे किसमें तब्दील हो जा रही है? जन्मणा वर्ण व्यवस्था में। क्यों हो रही है इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो हायरार्की है उस हायरार्की में जो है ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और शूद्र है। ब्राह्मण जो है क्या उत्पादन कर रहा है? नहीं, वो केवल और केवल अध्ययन अध्यापन कर रहा है, पुरोहित का कार्य कर रहा है। क्षत्रिय क्या उत्पादन कर रहा है? नहीं, वह भी क्या कर रहा है? सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तलवारबाजी कर रहा है और लोगों को सुरक्षा दे रहा है। ठीक है, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो वर्ण क्या हो गए? अनुत्पादक हो गए। ठीक है, और उत्पादन कौन कर रहा है? वैश्य कर रहा है, और उस उत्पादन में सहायक कौन है? शूद्र है। ठीक है, यानी उत्पादन केवल और केवल दो वर्ण कर रहा है और खा कौन रहा है? ब्राह्मण और क्षत्रिय कर रहा है। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय उस अधिशेष पर जो है क्या कर रहे हैं? कब्जा जमा रहे हैं। ठीक है, अब आइए वैश्य और शूद्र आसानी से जो है बलि कहने का मतलब होता है कर देना। ठीक है, बलि क्षत्रिय को तो दे रहा है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय राजा भी है और क्षत्रिय जो है सुरक्षा भी दे रहा है, लेकिन ब्राह्मण को वह देने से क्या कर रहा है? कतरा रहा है। तो ब्राह्मण ने क्या किया कि उसको उत्पादन अधिशेष आसानी से मिले, उसने क्या किया कि पूरे के पूरे वैदिक साहित्य पे जो है अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि जो मंत्र उच्चारण है उसमें कठोरता लाना, उसमें शुद्धता लाना, यानी कहने का मतलब अब वह धीरे धीरे क्या किया? कर्मकांड का सहारा लेना शुरू किया, और कर्मकांड के भय से जो है वैश्य शूद्र को डराना, ताकि वैश्य शूद्र आसानी से क्या करे? अधिशेष उसको दे सके। ठीक है, तो जो कर्मणा वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे किसमें हो गई? जन्मना वर्ण व्यवस्था में तब्दील हो गई। यानी ब्राह्मण वर्ग में अगर जन्म लिया है तो वो अपना भले ही कर्म किसी का भी शूद्र का हो, लेकिन वो कहा क्या जाएगा? ब्राह्मण कहा जाएगा। और कर्मकांड पे भी अधिकार कर लिया, सारे वेद पर, इसीलिए ब्राह्मण साहित्य लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, यानी ये सब लिख करके सूत्र साहित्य लिखे गए, विभिन्न साहित्यों की रचना की गई और कर्मकांड के जटिल में बना दिया गया। ठीक है, तो अब जो ब्राह्मण व्यवस्था जो क्या थी? कर्मणा थी, वो उत्तर वैदिक युग में आकर के क्या हो गई? जन्मणा हो गई। ठीक है, अब इसी उत्तर वैदिक युग में अथर्ववेद में जो है गोत्र परंपरा की शुरुआत हो गई। गोत्र कहने का मतलब कि सगोत्र विवाह अब वर्जित है। ठीक है, तो सगोत्र विवाह जब वर्जित है तो सगोत्र विवाह यानी कि गोत्र अब परिवर्तित होगा। ये वशिष्ठ गोत्र के हैं, ये जो है विश्वामित्र गोत्र के हैं, इस तरीके से सभी अपने अपने ऋषियों का अपना गोत्र होता था, और उसमें जो है एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह नहीं हुआ। तो जब एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह नहीं हुआ तो धीरे धीरे क्या होने लगी? अब जो है जातियां बननी शुरू हो गई। ठीक है, जैसे अब एक गोत्र विश्वामित्र का विश्वामित्र में नहीं हो, विश्वामित्र का दूसरे में हो रहा था, एक दूसरी जाति बनी। तो इस तरीके से अब उत्तर वैदिक के उत्तरार्ध में जो है अब यह वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगी? जात व्यवस्था में कन्वर्ट होने लगी। ठीक है, अब इन्हीं जातियों में कुछ उच्च श्रेणी की जातियां, कुछ निम्न श्रेणी की जातियां, और इन्हीं निम्न श्रेणी की जातियों को क्या किया गया? अछूत माना गया, अस्पृश्य माना गया, और इन्हें धीरे धीरे समाज से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। जैसे गुप्त काल में देखे होंगे फाहियान जब भारत का भ्रमण करता है तो लिखता है कि जो चांडाल होते हैं, जो अंत्यज होते हैं, वो जब गांव में प्रवेश करते हैं तो डुगडुगी बजाते हुए प्रवेश करते हैं। ठीक है, यानी कि गांव के बाहर उनको कर दिया गया, अस्पृश्य हो गए, वो चांडाल हो गए, और विभिन्न इस तरह की अंत्यज जातियों का जो है वर्ण आते गुप्त काल तक आते आते क्या होता है? उदय होता है।
इनको जो है धर्म से भी बेदखल कर दिया जाता है, इनका पूजा पद्धति रीति से भी बेदखल कर दिया जाता है। ब्राह्मण साहित्य में तो यहाँ तक लिखा है कि शूद्र जो है वेद को सुन तक नहीं सकता। बोलना तो बात है, बोलेगा तो जिह्वा काट लीजिएगा। अगर सुनाई दे देता है उसको वेदों को, तो उसके कान में क्या किया जाता था, शीशा कूट करके भर दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या हुई, जातियां आ गई। ये जातियां उपजातियां में तब्दील होने लगी। पुनः उपजातियां जो है धीरे धीरे जो है क्या हुए, ये सब चंडाल स्त्री से अन्य जातियां आई, और ये सब धर्म से जो ये अंत्य जो जातियां थी, ये धर्म से क्या हो गई, हट गई, क्योंकि धर्म का अधिकार नहीं दिए गए। उसी समय पूर्व मध्य काल में धीरे धीरे क्या हुआ, इस्लाम का उदय हुआ, और यहाँ पर भी जो निर्गुण भक्ति परंपरा आई, इस निर्गुण भक्ति परंपरा ने ईश्वर की सत्ता को नकारना शुरू किया। उधर सूफीज्म ने जो है एक नए ईश्वरीय परंपरा को लेकर के आया, जिसमें एक ईश्वरवाद का नारा दिया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, और इन सब जो अंत्य जातियां थी, जो समाज के एक हाशिए पे चली गई थी, उसको जो है क्या मिला, धर्म का प्रश्रय मिला। ठीक है, यही वजह है कि गांधी जी भी क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जात व्यवस्था का नहीं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था में क्या होता है कि जो जिस वर्ण का है वो उस वर्ण के कारीगरी को अर्थात कार्य को क्या कर लेगा, सीख लेगा। जैसे जुलाहा है तो जुलाहा का लड़का जुलाहा होगा, तो जुलाहा की कारीगरी वो भले ही इंजीनियर बन जाए, लेकिन वो आसानी से जानता है। बढ़ई है तो बढ़ई का लड़का बढ़ईगिरी को जानता है। तो जो एक कुशल कार्य है वो आसानी से सीख जाएगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, जन्मणा थी। तो शुरुआत में जन्मणा वर्ण व्यवस्था, दोबारा उत्तर वैदिक में कर्मणा वर्ण व्यवस्था, और यही शुरुआत में जो है कर्मणा वर्ण व्यवस्था, उत्तर वैदिक में जो है जन्मणा वर्ण व्यवस्था, और यही उत्तर वैदिक के लास्ट में हम जाते हैं तो यही जो है जन्मणा वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जात व्यवस्था में, चूंकि सगोत्र विवाह ये सारे चीज होते हैं, जिसके वजह से जाति आती है, उपजातियां आती हैं, और विभिन्न जातियों का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर जो है आगे फर्दर। हाँ बोलिए। कोपर्निकस के पहले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी थी, ज्योग्राफी। ठीक है, 3री शताब्दी में हुए थे। उसी टॉलमी ने जो है क्या किया था, जियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी। जियोसेंट्रिक अवधारणा कहने का मतलब कि पृथ्वी केंद्र में है। क्यों पृथ्वी को केंद्र में माना जा रहा है, क्योंकि धर्म की प्रधानता है। पृथ्वी ने को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। पृथ्वी पर ही मानव रह रहा है, तो पृथ्वी केंद्र में है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, सूर्य परिक्रमा करता है। ये टॉलमी की अवधारणा थी। ठीक है, अरस्तु का सिद्धांत चलता था कि जो पिंड जितना भारी होगा उतनी तीव्र गति से पृथ्वी पर क्या करेगा, गिरेगा। ठीक है, तो इन्हीं की अवधारणाओं को पुनर्जागरण युग में जब कोपर्निकस आता है, ब्रूनो आता है, केपलर आते हैं, न्यूटन आते हैं, गैलीलियो आता है, ये सब धीरे धीरे क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ठीक है, सर अभी हम लोग एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, अनेकेश्वरवाद में? दोनों में। हमारा देखिए 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है। ठीक है, आप जो है एकेश्वरवाद, आप जो है निराकार ब्रह्म की भी उपासना करिए। जो जितना शिक्षित है, देखे होंगे आप लोग भी, जितना पढ़े लिखे होते हैं वो निराकारी हो जाते हैं। वो कहते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापी है। ठीक है, ईश्वर की अवधारणा को क्या कर देते हैं, नकारने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या, निराकार ब्रह्म की पूजना करते हैं। और एक होता है साकार ब्रह्म की, यानी कि हम मूर्ति को पहले बनाएंगे, मंदिर को पहले बनाएंगे, उसमें मूर्ति की स्थापना करेंगे, और फिर हम उसकी पूजा अर्चना करेंगे। ये क्या है, भक्ति मार्ग है। और निराकार ब्रह्म वाला क्या है, ज्ञान मार्गी है। तो ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी और कर्म मार्गी। कर्म का भी मार्ग है कि हम कुछ नहीं, हम अपना कर्म केवल करेंगे और हम ईश्वर तक। यानी कि ये तीनों मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन जाते कहाँ है, एक ही जगह जाता है, और वो एक कौन है, ईश्वर है। आप ज्ञान मार्ग से ज्यादा ज्ञानी है तो ज्ञान मार्ग से जाइए, कर्म को मानते हैं तो कर्म मार्ग से जाइए, और यदि आप भक्ति को मानते हैं तो भक्ति मार्ग से जाइए। यही गीता का मूल संदेश है। गीता में इन्हीं 3 मार्गों की चर्चा की गई है। उसमें कहा गया कि मानव की अपनी अपनी सीमाएं हैं, मानव की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, जिसकी क्षमता जैसी है वैसे मार्ग का अनुसरण करे।
या तो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करे, नहीं तो कर्म मार्ग का अनुसरण करे, नहीं तो भक्ति मार्ग का अनुसरण करे, और अंततोगत्वा उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी और वो क्या हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर ले जाएगा। क्योंकि हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति, कर्म बंधन से मुक्त होना, तो अंततोगत्वा हम क्या कर जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। क्लियर? यही चीज विवेकानंद ने भी कहा। विवेकानंद जब शिकागो में गए थे तो विवेकानंद ने भी इस बात को कहा कि हर धर्म का, इस्लाम धर्म में भी है, चाहे पैगंबर साहब है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, हर धर्म क्या है, ये अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सभी को जाना कहाँ है, एक साथ जगह जाना है। जिस तरीके से नदियां, विभिन्न नदियां जो हैं अपना मार्ग तय करते हुए अंततोगत्वा समुद्र में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है और अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, उसी तरीके से ये विभिन्न धर्म, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये सब अनेक मार्ग है जो अंततोगत्वा क्या प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, एक ईश्वर की प्राप्ति करती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर? तो सर हम लोग गीता को कौन से लिटरेचर के अंतर्गत रख सकते हैं? ये सारे के सारे जो है जो आप ब्राह्मण साहित्य पढ़ते हो, ये सारे ब्राह्मण साहित्य में जो महाकाव्य पढ़ते हो, महाभारत, रामायण, वहीं पर ये गीता भी आता है। ठीक है? लेकिन सर महाकाव्य में तो सर हम दो ही देखे थे, रामायण और महाभारत। गीता किसका पार्ट है? महाभारत का ही तो पार्ट है। महाभारत का। यस सर। तब सर पुनर्जागरण से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में? पुनर्जागरण से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बस इतना ही आएगा, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों शुरू होता है, पुनर्जागरण एक ही क्वेश्चन में दो तीन मैं सब क्वेश्चन बनाता हूँ। पुनर्जागरण ने जो है समाज पे, साहित्य पर, कला पर, विज्ञान पर क्या प्रभाव डाला? तो साहित्य हमने बताया आपको, जो साहित्य लैटिन भाषा में लिखा जा रहा था अब क्षेत्रीय भाषा में लिखे जाने लगी। जो साहित्य ईश्वर केंद्रित था वो जो है मानव केंद्रित हो गया, मानववाद का उदय हो रहा है। ठीक है? कला पे प्रभाव आपने देखा, विज्ञान पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव जीवन पे, यानी कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण का प्रभाव क्या क्या रहा? ठीक है? थैंक यू सर। अगर सर थैंक यू। सर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका ये लास्ट क्लास था और इसके बाद ये आप लोगों का ये ओवर हो गया और ये सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें, सुनना चाहें तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल नेम सर, चैनल का क्या नाम है सर? DDE का चैनल है वो, हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। थैंक यू सर। सर सुनिए तो, थैंक यू सर। बोलिए। बाबर जो था, बाबर जी, उसका पर्पस तो इंडिया पे शासन करना नहीं था, बिकॉज ऑफ फरगना से भाग के आया था और गया भी था वापस, तो इंडिया में कैसे शासन करने लगा? फिर से बोलिए, इंडिया में कैसे शासन करने लगा? बाबर का पर्पस नहीं ना था इंडिया में शासन करने का, क्योंकि वो फरगना से भाग के आया था और फिर वापस फरगना गया भी था, तो फिर वो इंडिया में शासन कैसे करने लगा? देखिए, इंडिया में क्या था, जब आप ही सोचिए कि अगर आपके घर में पिताजी मुखिया न रहे, पिताजी का देहांत हो जाए, ठीक है, तो कोई अन्य व्यक्ति ही तो आकर के शासन करेगा। भारत में क्या हो रहा था उस समय, मुगल सत्ता की स्थापना से पूर्व पुनः छोटे छोटे खंडित राज्य की अवधारणा हो गई थी। ठीक है? तो जब छोटे छोटे खंडित राज्य हो गए थे तो पुनः उनको एक व्यक्ति तो शासन सत्ता नहीं संभाल रहा था, इसी वजह से मुगल सत्ता भी यहाँ पे स्थापित आसानी से हो जाएगी। तो एक राजनीतिक जो शून्यता हो गई थी यहाँ पर, उस राजनीतिक शून्यता क्या कर रहा था, एक विदेशी को आमंत्रित कर रहा था और उसमें बाबर आया और बाबर आकर के शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है? ये हर समय रहा, मौर्योत्तर युग में भी देखेंगे, जब भी खंडित राज्य होगा राजनीतिक विशृंखलता। ठीक है, तब ठीक है, थैंक यू सर। दिया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारा
एग्जाम डेट भी तो पूछो। अब सर चले गए उसके बाद पूछ रही हो। 6 अगस्त के बाद होगा। अच्छा, मेंस अगस्त के बाद नहीं, अगस्त में ही होगा। अगस्त के बाद होगा। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है अगस्त के लिए। कंफर्म है अगस्त के बाद ही होगा। ओके, थैंक यू। अगस्त के बाद ही होगा, कंफर्म है। हाँ ये भी कैसे है, हम लोग का। ये भी है, ये भी है जी। कृष्णा कॉलेज देखो। जाते हो? नहीं, 13 से ओपन हो रहा है, मतलब सोमवार से। अच्छा, कभी क्लास किए हो या नहीं कॉलेज में? क्या हो गया कभी था क्लास किए हो? हम लोग क्या किए हैं। मतलब आवाज अच्छी बपिंग हो रहा है। कभी क्लास किया है कि? हाँ करते थे, क्लास तो करते थे। ये अभी लॉकडाउन हो गया था या फिर अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो अभी नहीं हो रहा था। क्लास तो हम जाते थे शुरू अच्छा, से। अपने लोग का तो कॉलेज आज तक नहीं गया हूँ। बोलिए सपना। सुनो ना अपने लोग का कृष्णा, तुम कॉलेज अपना नंबर 12 के बोलो ना, बाद ओपन होगा। कुछ डाउट होगा तो। यार क्वालिटी का बात अच्छा, करो ना, सच में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। आप अपना नंबर सेंड कर हमको दीजिए, नहीं हम ग्रुप लगता में कि ऐड सब कर मैथ देते हैं तो आपको देखेंगे। इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, आप हमसे पूछ भी लीजिएगा। सीएम कॉलेज का ग्रुप है क्या? हाँ हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है, भेज दीजिए। कृष्णा मेरा भी ऐड कर दो सीएम कॉलेज में। नंबर सेंड कर दीजिए CM कॉलेज वाला, हम ऐड कर देते हैं।